गर्म पानी का एक डिस्पेंसर लगा हुआ था हॉट, ताकि जो लोग हैं अपने साथ वो इंस्टेंट नूडल्स वगैरह लाए हैं वो अपना उसमें गर्म पानी डालें और अपना बना करके उसको खा सकें। लेकिन वहाँ हम एक बात देखिए कि वाटर डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं बहुत सारी जगह पर, जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर भी है ड्रिंकिंग वाटर, और रेलवे स्टेशंस पर भी। राजों का मतलब होता था डिस्काउंट। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल शर्मा और मैं अभी घूम करके आया हूँ चाइना, जहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जिसकी चर्चा मैंने इस पॉडकास्ट में की है। तो आप देखना ना भूलिए एक और पॉडकास्ट। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक और पॉडकास्ट। और आपको याद होगा कि इस पॉडकास्ट का नाम ही है एक और पॉडकास्ट। अब बिना समय गवाए जल्दी से मुद्दे पे आता हूं और आपको ये बताता हूं कि नॉर्मली होता क्या था। आज से 5-6 साल पहले या 10 साल पहले कोई भी अमेरिका या यूके जाता था ना, तो उनसे लोग आते थे मिलने के लिए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। पर अब ना यूके, यूएस, कनाडा वगैरह ना बहुत कॉमन हो गया है। अब अगर कोई जाता है कोरिया या फिर चाइना, तो ऐसे जो व्यक्ति जाते हैं उनसे हम जानने की जरूर कोशिश करते हैं कि वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, स्पेशली हाल के दिनों में, क्योंकि जो हमारे टर्म्स थे कुछ ठीक ठाक नहीं थे, बट अब सही हो रहे हैं, थैंक गॉड। आज मेरे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो खुद भी बताएंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा, और मैं उनका नाम जरूर बताना चाहूँगा। और डॉक्टर कपिल शर्मा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू आकाश। सर एक चीज है, मैं चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस के लिए, मैं तो आपको पर्सनली जान ही चुका हूं लेकिन प्लीज हमारे ऑडियंस को थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में, कैमरा को देखते हुए एक बार अपना परिचय दे दीजिए सर। देखिए, मेरा नाम कपिल शर्मा है और मैं अभी न्यूज़ नेशन के साथ एज ए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ा हुआ हूँ। और मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सारे चैनल जो हैं वो मैं हेड करता हूँ जी। तो और घूमना मेरा शौक़ है, चूँकि मैं अपने आप को, भले ही मैं संपादक बन गया हूँ लेकिन अभी तक अपने आप को रिपोर्टर ही समझता हूँ। तो जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं पहुँच जाता हूँ, और जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे आपने बताया कि जानने की उत्सुकता रहती है, तो मेरी भी उत्सुकता रहती है। तो जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, देश हो, विदेश हो, शहर हो, गांव हो, जहाँ कुछ हो रहा होता है, जहाँ कुछ अलग हो रहा होता है, जहाँ कुछ अच्छा हो रहा होता है, बुरा हो रहा होता है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो आज सर हम लोग आपसे ना एकदम इत्मीनान हो के ना जानना चाहेंगे कि जो विजिट था चाइना का, सबसे पहले सर बताइए कितने दिनों की ये विजिट थी? आकाश, देखिए मेरी विजिट जो है करीब 11-12 दिनों की, आप मान लीजिए 12 दिनों की ये विजिट थी। और मैं गया मैं प्रोफेशनल काम से था, और जो आपने कहा कि यूके, यूरोप या अमेरिका जाते हैं लोग आजकल, तो बहुत कॉमन हो गया है। हाँ। और ये जब मैं चाइना जा रहा था तो मुझे भी वही लगा कि जितने भी लोगों से बात की तो बड़े आश्चर्य से, अच्छा चाइना जा रहे हो, क्योंकि चाइना कोई टूरिज्म के लिए नहीं जाता है, खासतौर पर इंडिया में एक आम धारणा है। हालांकि चीन जो है बहुत बड़ा है और वहाँ बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं, इस विजिट के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन भारत से जो है ना, लोग वहाँ सिर्फ काम करने के लिए जाते हैं। अगर जाते हैं काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए, या किसी रोजगार, व्यापार, या फिर कोई इस तरह का काम हो, मतलब उसमें कोई काम इन्वॉल्व होगा, मतलब किसी पर्पस से जाएंगे। घूमने के लिए मुझे बहुत कम लोग वहाँ पर मिलते हैं, और जितने लोगों ने मुझसे सवाल किए उससे भी मैंने यही महसूस किया। तो मतलब मैं जो सोच रहा था वो सही था। तो मेरा विजिट करीब 10 से 12 दिन का था, और ख़ास बात इस विजिट की ये थी कि हमने इनर चाइना को जाना है। मतलब जो चाइना के हम वीडियोस भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर जो इंजीनियरिंग मार्वल जो हैं, उनके कई कारनामे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, उसके अलावा जो चाइना की आम जिंदगी है, जो आम जनजीवन है, उसको करीब से देखने का इन दिनों में मुझे मौका मिला। इसलिए मेरी ये विजिट खास थी, क्योंकि मैं कोई बीजिंग या शंघाई में मेरा कोई बहुत ज़्यादा स्टे नहीं था, लेकिन जो चीन के इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर या कहिए कि जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ मुझे जाने का मौका मिला। इस तरह ये सर सबसे पहले मुझे ये जानना है कि
ये आपकी पहली विजिट थी चाइना में। बिल्कुल। इससे पहले सर ने हमें बताया था कि कोरिया, साउथ कोरिया का सर ने ऑलरेडी विजिट किया हुआ था। तो सबसे पहले सर ये कितना अलग था उससे, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जैसे आप पहुंचते हैं तो वहाँ आपका पहला जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? देखिए, पहला एक्सप्रेशन तो ये है कि चीन जब आप जाते हैं तो चीन के बारे में आपने इतना सुना होता है जी। क्योंकि चीन वो देश है जिसकी पूरी दुनिया में धमक है। वो भले ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हो, अपनी जो इंजीनियरिंग के कारनामे हैं उनकी वजह से हो, कुछ अलग हटके करने की वजह से हो, तो और एक इंटरनेट पर चीन की अलग दुनिया है जिसमें हम बहुत सारे फेक वीडियोस भी देखते हैं कि एक कोई चीज़ तो कर रहा है चीन, हाँ। लेकिन उसमें 4 और चीज़ मिला करके कि चीन तो ऐसा भी कर सकता है, तो वो देखते हैं। क्योंकि जब मैं जा रहा था तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी और मैंने देखा कि नहीं यार, ये जा करके देखना है कि यार देखो ऐसा जो ब्रिज है वो कैसे बना दिया चीन ने है इंटरनेट पर। तो जब मैंने वो सर्च किया तो मुझे वो वीडियो तो मिला और साथ में फैक्ट चेकिंग के और बहुत सारे वीडियो मिल गए। फिर मैंने जो अपने चीनी संपर्क थे उनसे भी कंफर्म किया कि इस तरह का कोई ब्रिज है तो मुझे वो देखना है, क्योंकि भाई एक मन में उत्सुकता रहती है कि ऐसा कैसे हो सकता होगा। अगर ऐसा हो सकता है तो ये भारत में भी होना चाहिए, क्योंकि इतना ट्रैफिक है, इतना कंजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ज़रूरत है, तो क्या ऐसा वाकई चीन में है? तो वो पार्शियली फेक वीडियो भी मुझे मिले थे। जब मैंने वहाँ जाकर के देखा, जो पहला जो हमारी जो लैंडिंग हुई वो बीजिंग में हुई, बीजिंग में देखा तो ट्रैफिक बहुत था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत था, हाई राइज बिल्डिंग, लेकिन जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रैफिक के लिए जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या फिर जो एक डिसिप्लिन है, वो मुझे वहाँ पर दिखाई दिया। तो पहला इंप्रेशन जो चाइना के बारे में था कि हाँ वहाँ डिसिप्लिन है, तो वो उससे मैंने कोरिलेट किया। साफ सफाई एकदम नीट एंड क्लीन। साफ सफाई एकदम नीट एंड क्लीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजिंग बहुत ही डेंस पॉपुलेशन वाला और हैवी ट्रैफिक वाला इलाका है, और मैं पीक ट्रैफिक में भी हमने बीजिंग की सड़कों पर सफ़र किया, तो वहाँ ट्रैफिक था, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी बन रही थी, लेकिन वहाँ एक मुझे डिसिप्लिन दिखा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिखा, पुलिस नहीं दिखी, ट्रैफिक पुलिस। मतलब एक तरह से स्मार्ट ट्रैफिक कह सकते हैं। हाँ, स्मार्ट ट्रैफिक कह सकते हैं, या फिर वो इस तरह के मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, कैमरा सर्विलांस है, और उसी के थ्रू वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसी की तरह थ्रू वो जो है वो मैनेज कर रहे हैं। ये मैंने जो मेरे साथ थे, जो हमको गाइड कर रहे थे या चीन में रहने वाले लोग हैं, उनसे भी मैंने पता किया, कहा कि यहाँ जो ट्रैफिक, जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है तो 4 ट्रैफिक कांस्टेबल एक जगह खड़े हुए हैं और वो सीटी बजा कर वो कर रहे हैं, वो ऐसा मुझे नहीं मिला, कम दिखा। और इनफैक्ट एक जगह, दूसरी जगह, चूंकि ट्रैफिक की बात चल रही है, तो एक जगह मैंने फेसबुक पर वो वीडियो भी शेयर किया, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और मैंने उसका वो टाइटल भी दिया था। दरअसल एक ट्रैफिक लाइट थी और वहाँ जो लाइट थी उसका जो शेप था वो हार्ट शेप था। अच्छा, हार्ट शेप था। तो मुझे अच्छा लगा, और अचानक दिमाग में एक लाइन आई कि दिल तो सिग्नल है जी, तोड़ना नहीं। तो और लोगों ने उसको काफ़ी पसंद भी किया। तो मतलब इस तरह का है, वहाँ पर भी इस तरह के प्रयोग ट्रैफिक को लेकर के होते हैं। और सर ये हॉन्किंग, हॉर्न बजाना, ये सब एक्सपीरियंस हुआ? कुछ सुना आपने, सुनाई दे रहा था? बहुत कम था। हॉन्किंग थी वहाँ पर, लेकिन बहुत कम। बीजिंग में ज़रूर मुझे थोड़ा बहुत सुनाई दिया। बाहर जब उसकी दूसरी सिटीज़ में गया तो वहाँ पर खैर उतना ट्रैफिक भी नहीं था और उस तरह का ट्रैफिक का शोर नहीं सुनाई दिया। और सर ये जैसे इंडिया में 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स इकट्ठे एक ही साथ चलते हैं, वहाँ पे कैसा था ये चीज़? देखिए यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, और चूंकि मुझे मैं इस बारे में बात करना भी चाह रहा था, और मैं जब भी कोई मुझे, जैसे आपने कहा ना कि चीन से आते हैं तो पूछते हैं, तो ऐसा मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस है। क्योंकि वो अमेरिका और यूएसए, अब ये तो कॉमन हो गया है और बहुत सारा हम देख रहे हैं, तो लोगों की उत्सुकता चीन को लेकर के है, और मैं आया हूँ तब से मैं कई बार जो है एक ही चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ। आपने वही बात पूछी है, तो उसमें मैं एक बात ज़रूर शामिल करना चाहूँगा।
टू व्हीलर के नाम पर मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखे। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब कि वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और साइकिल के बीच की एक कोई चीज़ है, वो ई बाइक टाइप, ई बाइक टाइप की है। मतलब वो साइकिल से थोड़ी हैवी है और मोटरसाइकिल जैसी बड़ी भी नहीं है, वो है। और वहाँ जो है वो लोग उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं और वो शेयरिंग में मिलती है आपको। फुटपाथ पर बहुत सारी ई बाइक जो हैं वो खड़ी हुई दिखेंगी। ठीक है। उसमें एक बारकोड, बारकोड होता है, जी। क्यूआर कोड होता है। आपके मोबाइल में उसकी एप्लीकेशन है, आपने स्कैन किया जी। और वो आपके लिए रेडी हो जाएगी बाइक। मतलब वो रेंटल पर्पस वो पे रेंटल पर्पस से आपने यहाँ से लिया, दूसरी जगह आपने उसको पार्क कर दिया, जितना चार्ज हुआ वो आपके मोबाइल से डिडक्ट हो जाएगा और आप देंगे। और महिला हों, बच्चे हों, बड़े हों, ये बहुत प्रैक्टिस में है। और एक और चीज़ है वहाँ पर, इनके साथ जो है ना एक आगे एक कवर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं और मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट थे मेरे साथ में, शुरुआत में गए तो हम सोचे थे कि यार सारे लोग जो हैं वो ये ई बाइक पे चला रहे हैं, सामने एक कपड़ा सा लगा हुआ है। हाँ। और सब एक जैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूनिक टाइप का है। उन्होंने तो तलाशा भी कि हम वहाँ ले जाएं, इंडिया ख़रीद के ले जाएंगे हम। हाँ, तो हमने सोचा, तो हमने पूछा भी वहाँ पर कि भाई ये ऐसा क्यों करते हैं। हर बाइक ई बाइक जो है उसके साथ में एक कपड़ा भी टंगा हुआ है, मतलब ऐसी वो जैकेट टाइप थी वो, उससे बाइक का अगला हिस्सा और आपके हाथ और जो कवर रहते हैं जी। तो पता चला कि वहाँ चूँकि ये डस्ट है या फिर धूल है या फिर ठंडी हवा है, उसको रोकने के लिए ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो उसकी हाइट क्या इतनी तक हो, मतलब गर्दन तो बाहर ही दिखेगा? नहीं, गर्दन बाहर, वो तो सिर्फ इतना इतना ऐसा आपने हाथ पे ऐसे हाथ में उसको वहाँ लगा लिया, पहन लिया हाथ में। ठीक है। जैसे सिर्फ हाथ आगे डालिए और आपके पैर और ये चेस्ट तक का हिस्सा जो है छुप जाएगा, ताकि आप ठंडी हवा या कोई गंदगी या सड़क पर चल रहे हैं आप, कहीं धूल वूल जो है, डस्ट वगैरह, वो आपका जो है उससे आपको बचाव हो सके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मतलब और सबसे बड़ी चीज़ वो जो ई साइकिल कह लीजिए उसको, ई बाइक कह लीजिए, उनका चलन बहुत ज़्यादा है। और छोटे शहरों में, ज़्यादातर छोटे शहरों में, तो वो जो मोटरसाइकिल वगैरह हमको दिखती है ना, उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी उससे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और इससे क्या है कि पोल्यूशन भी नहीं होता, ट्रैफिक में वो बहुत ज़्यादा बाधा भी बनते हैं, और उनके लिए अलग से लेन भी बनी हुई हैं। अच्छा, उनके लिए अलग लेन है? हाँ, अलग लेन बनी हुई है। जैसे कि एक छोटी सी लेन जो है उसमें वो वही बाइक और वो होंगे, कार वगैरह नहीं जा पाएंगे उसमें। आप बाइसिकल है या फिर जो छोटी ई बाइक है वही चल पाएंगे। वो असाइंड एरिया है उसका? हाँ, वो असाइंड एरिया है, आप ये समझ लीजिए उसका। और फुटपाथ का क्या है, लोग जो पैदल चलने का? फुटपाथ अलग से हैं। फुटपाथ आप चलिए तो वहाँ पर फुटपाथ के लिए अच्छी खासी जगह सड़क पर दी जाती है। और पहनावे में कैसा, नॉर्मल पैंट शर्ट? हाँ, नॉर्मल पैंट शर्ट ही वहाँ पर देखा। जो चीन की पारंपरिक जो पोशाकें हैं, इस बारे में भी मेरी वहाँ पर वो स्थानीय जो लोग थे उनसे चर्चा हुई। तो और उनका ये कहना था, वो इस मामले में इंडिया से बड़े प्रभावित थे। अच्छा। तो वो कि भारत की जो महिलाएं हैं ना, वो अभी भी साड़ी पहनती हैं, और साड़ी तो बहुत अच्छी लगती है महिलाओं पर। जो चीन है उसमें जो युवा लोग हैं, यूथ हैं, वो अपनी पारंपरिक जो वेशभूषा है उससे दूर हो रहे हैं। वो आम जनजीवन में उसको नहीं पहनते। जैसे कि अभी भी हमें इंडिया में सूट या साड़ी पहनते हुए महिलाएं दिखती हैं, वहाँ जो चीन की पारंपरिक पोशाकें हैं उनका चलन कम है। वो वेस्टर्न टाइप का या कुछ चीनी स्टाइल का वेस्टर्न टाइप का वहाँ पर दिखता है। तो ये लोग वहाँ के ही मानते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो दूर हो रहे हैं इससे। ये चिंता उनकी भी है वहाँ पर। एक चीज़ और सर, ये जैसे कि बीजिंग की ही बात की जाए तो वहाँ पर नॉन चाइनीज़ कितने देखने को मिले आपको? आपने वैसे तो आपने बताया था कि बहुत कम समय के लिए थे वहाँ पे आप, लेकिन नॉन चाइनीज़ आपको दिखे थे होटल्स वगैरह में आपको? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा। बीजिंग में तो फिर भी दिख रहे थे, लेकिन जो दूसरी सिटी हैं, जैसे कि हम बीजिंग के बाद हैवे प्रोविंस है उसके शांगजो शहर में पहुँचे थे, तो वहाँ पर तो बहुत कम, मतलब हम ही दिख रहे थे आसपास। तो विदेशी लोग तो बहुत कम वहाँ पर दिख रहे थे। बीजिंग में ज़रूर दिखाई दे रहे थे। कुछ यूरोपियन देश हैं या इंडियंस तो ढूंढे बहुत कम मिलते हैं। अच्छा।
अच्छा। एक शहर था, मैं आगे बात करूंगा, ईवू शहर है, वहाँ पर हमको काफ़ी इंडियंस मिले और वहाँ पर एक इंडियन स्ट्रीट नाम से एक जगह भी है। हाँ, शांगवेलू क्या बोलते हैं उसको, वो चीनी भाषा में कुछ बोलते हैं, तो जहाँ पर इंडियंस बहुत रहते हैं, और वहाँ तो हमको रेस्टोरेंट, खाना सब कुछ मिल गया था। जो आखिरी के 4 दिन में वहाँ रहा था। तो शुरुआत में जो मुझे कहीं दिख नहीं रही थी, भारतीयता कहीं नहीं दिख रही थी, वहाँ कूट कूट करके मिली मुझे। इवन कल भी मुझे लोगों ने उनका वहाँ से कुछ वीडियोस भेजे। जब हमारे यहाँ तुलसी विवाह और कल देव उठनी एकादशी थी, तो वो चीन में कैसे मनाई गई है उसके वीडियोस भी मेरे पास, वहाँ जो अब नए दोस्त बन गए हैं उन लोगों ने वीडियो शेयर कर रहे थे वो लोग। तो सर बीजिंग से फिर आप हेवे गए आप? हाँ, हेवे प्रोविंस के शांगजो शहर है, शांगजो शी। शी मतलब कि पश्चिम है, मतलब शांगजो पश्चिम, जो स्टेशन जिस पर हम उतरे थे। तो वो मैंने पूछा था, मैंने शांगजो शहर है, फिर ये शांगजो शी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर। तो सर वहां से आप बाय ट्रेन गए थे? हाँ, वहां से बाय ट्रेन। तो सर ट्रेन पे आते हैं सर अब। अच्छा, ट्रेन पे आते हैं, ठीक है। ट्रेन का कैसा रहा? 2 मेरी ट्रेन यात्राएं रहीं और बहुत ही अलग अनुभव रहा, क्योंकि इंडियन रेल में हमने भी बहुत ट्रेवल किया है। तो ट्रेन का ट्रेवल ज़रूर वो जो है वो बात करने लायक है। मतलब मैं भी उस पर बात करना चाहता था, कारण आप नहीं पूछते तो मैं आता कि हाँ भैया हमको ट्रेन पे बात करनी चाहिए। तो मेरी 2 ट्रेन यात्राएं हुई। एक तो मेरी हुई बीजिंग से शांगजो, ठीक है, शांगजो। और उसके बाद फिर जब हम शांगजो से फिर बाय रोड इधर उधर हम घूमते रहे अपने काम से, जो भी डॉक्यूमेंट्रीज हमको शूट करनी थी। उसके बाद फिर ईवू के लिए, तो वो करीब वहाँ से 1200 किलोमीटर है, और हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि हम एक ट्रेन यात्रा ज़रूर करना चाहते हैं बाय एयर की बजाय। तो वहाँ से 1200 किलोमीटर दूर था। तो 1200 किलोमीटर दूर, इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप पटना चले जाइए, या पटना से और आगे मतलब रांची या दरभंगा चले जाइए, मतलब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हमारे यहाँ तो ओवरनाइट या फिर जो है राजधानी में भी अगर देखा जाए तो ओवरनाइट तो हो गई, लग जाता है। तो ये था कि भाई हम कैसे, मतलब पूरा दिन, एक दिन उसमें ख़राब हो जाएगा। तो हमको पता चला कि नहीं मतलब ये जो है हम कुछ ही घंटे में पूरी कर सकते हैं। तो पता चला कि हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन 2 अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर। ये क्या है सर? हाँ, मतलब जैसे हमारे यहाँ एक्सप्रेस मेल यो होती हैं, तो बुलेट ट्रेन तो उसको इसलिए नाम दिया गया कि आगे उसका जो शेप है बुलेट टाइप होता है। तो वो शुरुआत में जब शुरू हुई थी तो बुलेट की तरह उसका शेप होता है, इसलिए बुलेट ट्रेन दे दिया। लेकिन वो फास्टेस्ट नहीं है? नहीं, वो फास्टेस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ और हाई स्पीड ट्रेन्स हैं जो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं, तो उनको हाई स्पीड ट्रेन नाम दिया गया है। और उसमें जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन है तो उसके नंबर के आगे जी लिखा होता है। अब मैं वो वर्ड भूल गया हूँ कि वो जी से कुछ वर्ड होता है चाइनीज़ में जो हाई स्पीड को इंडिकेट करता है। उसके अलावा फिर शायद डी जो है वो बुलेट ट्रेन के लिए होता है। तो बुलेट का जो मतलब है वो डी से कोई शब्द होता है चाइनीज़ में, मैं अभी भूल गया हूँ, मैंने बहुत याद करने की कोशिश की थी तो मैं भूल गया हूँ। और उसके अलावा फिर वो टी है और पी है, ये जो है वो एक्सप्रेस और नॉर्मल ट्रेन जो है उनके सिंबल हैं। हाँ, तो जिस ट्रेन के नंबर के आगे आपको जो है वो डी लिखा हुआ दिखे तो वो समझ जाइए कि बुलेट ट्रेन है, टी दिखे तो समझ जाइए कि वो हाई स्पीड ट्रेन है। तो इस तरह का था। तो हमारा जो सफ़र था, एक तो बुलेट ट्रेन में था, वो बहुत छोटा था। जो शांगजोशी से हम ईवू तक गए थे, वो 1200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा थी, और हमने करीब 5-5.25 घंटे में वो पूरी कर ली। 5-5 घंटे में, मतलब जो ओवरनाइट मतलब 12-14 घंटे लगते, मतलब आप बाय रोड आप देखेंगे तो करीब 1200 किलोमीटर है तो आप 15-16 घंटे से ज़्यादा ही हमने यहाँ पर देखा। दिल्ली से धनबाद का देखा था हमने। हाँ, तो करीब 22 घंटे बता रहा था वो तो। हाँ जी। हाँ, तो वो रोड कंडीशन होंगी। तो ट्रेन से जो है वो 5-5.25 घंटे में हमने दूरी पूरी कर ली। और 1200 किलोमीटर की दूर में उस ट्रेन के कई स्टेशन भी थे, इसलिए
थोड़ी सी स्पीड में भी फर्क पड़ता है। यदि डायरेक्ट ट्रेन होगी जो इस तरह का भी है वहाँ पर एक्सप्रेस नॉन स्टॉप टाइप की, तो वो और हो सकता है कि 4 घंटे में भी या 4.5 घंटे में भी हम कर सकते थे। तो खैर ये जो 1200 किलोमीटर की यात्रा थी और 5.5 घंटे हम उस ट्रेन में रहे, उसका एक्सपीरियंस बड़ा शानदार था। हालांकि हमारा जो टिकट था वो जो है नॉर्मल क्लास का था, बिजनेस क्लास नहीं नॉर्मल क्लास का था, और अच्छी सिटिंग जो अरेंजमेंट था वो काफ़ी अच्छा था। हालांकि इंटीरियर में आप देखें तो हमारी जो जैसे वंदे भारत नई ट्रेन आई हैं या शताब्दी ट्रेन चलती हैं, सिटिंग ट्रेन थी चूँकि 5-5.5 घंटे की जर्नी थी, तो काफ़ी अच्छी सिटिंग थी। और इंटीरियर मोरलेस जो है हमारी शताब्दी या जो वंदे भारत रहती है उसी तरह का था, लेकिन स्पीड जो है वो सबसे खास थी। जो हाई स्पीड ट्रेन है चाइना में वो करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। हालांकि ये जो पर्टिकुलर ट्रेन है वो 305 किलोमीटर तक हाईएस्ट स्पीड पर गई थी जी। चूँकि बीच बीच में स्टेशन भी हर 1 घंटे पर या आधा घंटे पर, कई बार आधा घंटे पर भी जो स्टेशन आ रहे थे, कुछ टनल्स आ रही थी, बहुत लंबी लंबी टनल थी, मतलब वो अपने अलग एक्सपीरियंस था कि एकदम अंधेरा हो जाता है। तो स्पीड जो है उसकी और जो ट्रैक हमने देखा कि इतनी स्पीड से कैसे चल पाती हैं, भाई हमारे यहाँ तो कोई गाय आ गई या हमने कई बार देखा है कि वंदे भारत से टकरा गई, तो वो उन्होंने अपने यहाँ जो ट्रैक है उसके आसपास जो है वो बैरिकेडिंग की हुई है। पूरे ट्रैक पर मुझे दिखी कि वो बैरिकेडिंग है, तो मुझे लगा कि ये भी एक वजह है कि वहाँ पर ट्रेन की स्पीड इतनी है। जो ट्रैक है उसका इम्प्रूवमेंट तो जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है, और अभी हमारे यहाँ 150-180 किलोमीटर के ट्रैक भी तैयार हो गए हैं, और जब बुलेट ट्रेन होगी तो वो मेरे ख्याल से 300 से ऊपर भी हम जाएंगे। लेकिन वहाँ का जो मैंने देखा है तो आसपास बैरिकेडिंग थी ताकि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट या कोई जानवर ना आ पाए। इसके पहले मैं आपको ट्रेन में बैठने वाला एक्सपीरियंस बताना भूल गया मैं, कि जब हम गए थे तो हमारे यहाँ तो जनरली जो हमने देखा है उसी से कंपेयर करेंगे। हम नई दिल्ली स्टेशन जाएंगे, बहुत अच्छी सुविधाएं हो रही हैं अभी, लेकिन फिर भी आप प्लेटफॉर्म पर कोई भी जा सकता है, कोई बनाही नहीं है हमारे यहाँ जी, कि आप चले गए, 2 लोग जा रहे हैं, 10 लोग उनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो भीड़ है। और यूं भी जो यात्रियों की संख्या है हमारे यहाँ रेलवे में बहुत ज़्यादा है, जो रेलवे की क्षमता से है उससे कहीं ज़्यादा है, तो वो भीड़ हमको वहाँ दिखती है। लेकिन चीन में मैंने जो देखा, 2-3 स्टेशनों पर मैं गया हूँ, और वहाँ पर एक चीज़ जो अच्छी देखी, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है कि आपने टिकट आपके पास है, आपने देखा कि आपकी ट्रेन है और ट्रेन ऑन टाइम चलती हैं मोरलेस। मतलब ये मैंने वहाँ पर आसपास लोगों से पूछा भी और वहाँ के बारे में पढ़ा भी कि ट्रेन की जो पंक्चुअलिटी है वो 100% है। तो वहाँ पर वेटिंग एरिया है, हमारे यहाँ भी वेटिंग एरिया होता है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म से लगा हुआ होता है कि प्लेटफॉर्म पे जाकर के ही है। लेकिन वहाँ आपके पास टिकट है, वहाँ डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले बोर्ड्स पर दिख रहा है कि आपकी ट्रेन जो है वो इतनी देर में आएगी, ये नंबर है, इस प्लेटफॉर्म पर आएगी, और कलर जो है वो आने वाली होती है उसके पहले पीला हो जाता है, और जब आ चुकी होती है 10 मिनट पहले वो जो डिस्प्ले है उस पर हरा रंग हो जाता है आपके ट्रेन के नंबर का, मतलब कि अब आप अंदर जा सकते हैं। उसके पहले आप अंदर नहीं जा सकते। जिस तरह से मेट्रो में ऑटोमेटेड डोर लगे होते हैं या आपके एयरपोर्ट्स पर हमने देखे हैं, तो वहाँ आप अपना टिकट या आईडी स्कैन कीजिए और उसके बाद आपको अंदर प्रवेश मिलेगा। तो ये सब सेल्फ हेल्प है, मतलब खुद से करना होता है? खुद से करना होता है। वहाँ पर लोग रहते भी हैं, मतलब जो गार्ड्स हैं या फिर जो भी रेलवे के कर्मचारी हैं वो रहते हैं यहाँ पर। लेकिन वो अनाउंसमेंट होता है कि अब इस ट्रेन के जो मुसाफिर हैं वो उनका चेक इन शुरू हो गया है, तो आप अंदर जा सकते हैं। तो 10 मिनट पहले ही आपको एंट्री मिलेगी, मतलब फालतू के कोई लोग। एक चीज मैं थोड़ी जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग होते हैं कि बॉगी में अपना लगेज ले जाते हैं, वहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशन है? वहाँ पे नॉर्मल है, कोई ऐसा वो नहीं है, तो सेम है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सेम है, मतलब ऐसा कोई अलग से कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, फैसिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा है, सिस्टम जो है वो प्रॉपर है। वहाँ आपको एयरपोर्ट की तरह ले जाने के लिए आपको ट्रॉलीज भी मिल जाएंगी, रेलवे स्टेशन पर भी आपको ट्रॉलीज मिल जाएंगी, रेलवे स्टेशन पर भी
तो आप जाइए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड है। मैं उस पर आऊँगा, जब मैं ईवू में उतरा तो उसका एक्सपीरियंस बताऊँगा। अभी मैं अपनी ट्रेन के अंदर का है। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर हम पहुँचे तो ट्रेन मतलब आ चुकी थी हमारी। आते हुए नहीं देखी हमने। अच्छा। वो आ चुकी थी, और हमने वहाँ पर गए सामान लगेज रखने के लिए, जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था होती है शताब्दी वंदे भारत में कि एक सीट के ऊपर ही आपका रैक है, उस पर सामान रख दिया। साइड में एक और जगह थी जहाँ उन्होंने बड़ा, यदि आपका कोई लगेज है उसको रखने के लिए बना रखा था जी। जो नई ट्रेन आ रही है हमारे यहाँ उनमें भी ऐसा होता है। मैंने कई वंदे भारत देखी हैं ऐसी जी। अच्छा, चूंकि इन ट्रेनों का पर्पस भी जो है एक बड़ी सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ना होता है। सुबह सुबह की ट्रेन थी तो लोग नाश्ता भी करते हैं। तो वहाँ एक और चीज़ दिखी मुझे कि वहाँ गर्म पानी का एक डिस्पेंसर लगा हुआ था, तो हॉट, ताकि जो लोग हैं अपने साथ वो इंस्टेंट नूडल्स वगैरह लाए हैं वो अपना उसमें गर्म पानी डालें और अपना बना करके उसको खा सकें। ट्रेन के अंदर भी खाना मिल रहा था, जैसे हमारे यहाँ होता है ट्रेन में जनरली होता है, लेकिन ये सुविधा भी थी। मैंने कहा भाई पानी इतना गर्म क्यों है ये? खोलता हुआ तो कोई भी यदि चाय का बहुत चलन है चीन में, तो चाय बना करके पी ले, कोई अपना कॉफ़ी जिसको बनाना है कॉफ़ी बना करके पी ले, तो वो पानी की व्यवस्था वहाँ पर उस लिहाज से भी थी। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने नूडल्स के कप खोल करके और उसमें पानी डालते और अपना खाया उन्होंने और फिर आराम से सो गए। तो बहुत स्मूथ जर्नी थी। हमने अपना मोबाइल जो है, यही मोबाइल था, मैंने ऐसे करके देखा उस पर। लोग सिक्का करते हैं, मैंने कॉइन देखा, मेरे पास था नहीं। कई वीडियोस में देखा ना कि जर्क तो नहीं लगता, इसलिए सिक्का जो है कॉइन वहाँ रख दिया। तो कॉइन मेरे पास था नहीं, तो मैंने मोबाइल से ही। तो जब अभी ये वंदे भारत में आपने ट्रेवल किया तो उसमें जर्क के हिसाब से कितना, मतलब सेम ही है या नहीं? वो ज़्यादा स्मूथ थी, मतलब चाइना की जो है वो बेटर थी। बेटर। सर एक सवाल है, हो सकता है कि थोड़ा बचकाने से सवाल लगे। वहाँ पे आप मिनरल वाटर आपने खरीदा था क्या? मिनरल वाटर का प्रचलन है वहाँ पर, और ख़रीदते भी हैं लोग। तो लेकिन वहाँ हम एक बात देखिए कि वाटर डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं बहुत सारी जगह पर, जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर भी है ड्रिंकिंग वाटर, और रेलवे स्टेशंस पर भी ड्रिंकिंग वाटर्स के जो है बहुत प्रॉपर तरीके से वो लगे हुए थे। मिनरल वाटर भी लोग खरीदते हैं और अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। लेकिन ट्रेन में ये सुविधा गर्म पानी वाली सुविधा थी, ठंडा पानी नहीं था। लेकिन गर्म पानी था। अच्छा, वेदर क्या रहा होगा जब गएंगे उस टाइम में, क्या था? वेदर प्लेजेंट था, मतलब इंडिया से ठंड थोड़ी सी वहाँ पे, या वहाँ थोड़ी सी थी, ठीक ठाक ठंड थी, और सुबह शाम में ज़्यादा ठंड हो जाती थी तो हमको जैकेट वगैरह पहननी पड़ती थी। वहाँ का वेदर थोड़ा सा एक्सट्रीम है, वो इंडिया को बेहतर मानते हैं वहाँ के लोग वेदर के मामले में। मतलब ये मैंने कई लोगों से बोला, नहीं इंडिया का वेदर जो है वो बहुत। तो वहाँ एक्सट्रीम क्या, गर्मी के सेंस में या ठंड के? गर्मी के उसमें भी है, और सर्दी भी, कई इलाकों में जो है सर्दी भी एक्सट्रीम होती है। जैसे बीजिंग वगैरह है, वहाँ पर भी सर्दी, एक्सट्रीम वेदर्स हैं। तो ये ट्रेन से आप ये हैवे गए थे आप? नहीं, हैवे तो बीजिंग से हैवे, अच्छा, बीजिंग से जो शांगजो सिटी गए थे। ये जो मैंने एक्सपीरियंस आपको बताया, शांगजो से जो ईवू गए थे हम। अच्छा, हाँ, तो ईवू में जब पहुंचे थे, अब मैं वो जो शूट गया था बीच में, तो ईवू में जब पहुंचे थे तो ईवू में जो मैंने इंटीग्रेशन देखा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, कि अंदर ही वो लेन, जहाँ से आप प्लेटफॉर्म आपने छोड़ा वहीं से आपको कहाँ जाना है उसकी जो लेन है वो कलर लेन जो है आपको पता चल जाएगी कि आपको ट्रांसफ़र है, मतलब दूसरी ट्रेन लेना है आपको, तो उस कलर पर आप चलते जाइए, उस कलर की जो लाइन है उस पर चलते जाइए। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है तो आप इस रेड जो कलर है उस पर लेना। आपको टैक्सी लेना है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मतलब ये है बस वगैरह आपको लेना है, तो वो बस लेन अलग थी। तो आपको एक तो पूछने की जो है वो बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, और पूछना यदि आपको पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है। मैं वही पूछने वाला था सर आपसे कि वहाँ पे अगर मे आई हेल्प यू वाला जो डेस्क होता है, वहाँ पे मतलब आसानी से हेल्प मिल जाती है लोगों को, मतलब इंग्लिश
कितना वहाँ चलन में है? नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर आपको चीनी नहीं आती है जी। तो बहुत मुश्किल है। तो सर एक बात और भी है, तैयारी कुछ वर्ड्स आप याद करके या पढ़ नहीं, के गए मैंने थे? सिर्फ 3 वर्ड याद अच्छा, किए थे। कौन कौन से एक वर्ड तो सर? नी हाओ मतलब नमस्ते, नमस्ते। एक शिया शिया मतलब कि धन्यवाद, अच्छा। हाँ? हाँ। और एक था जिस पर चीनी लोग बहुत हंसते थे कि आपने ये वर्ड क्यों सीखा। मैंने सीखा ताजो। ताजो अच्छा, ताजो। ताजो मतलब वो कुछ उनके बोलने का स्टाइल अलग है, लेकिन वो ताजो है। हाँ। ताजो का मतलब होता था डिस्काउंट। तो जब मैं मार्केट में जाता था तो ताजो जैसे ही बोलता था दुकानदार हंस पड़ता था। हाँ? तो एक तो उसको सिंपैथी हो जाती थी। तो वो ये ताजो वर्ड सीख करके मैंने बहुत सारा डिस्काउंट भी लिया वहाँ पर मार्केट में जो। जी। तो और बार्गेनिंग ठीक ठाक हो जाती है वहाँ पर। अच्छा, बार्गेनिंग खूब होती है मार्केट्स में। तो हाँ, वो हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे जी, कि जी। कितना आसान है कुछ पूछना। जी। सबसे मुश्किल यही बात है। मतलब वो आपको हेल्प तो बाद में मिलेगी, पहले हेल्प कैसे लें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो इंग्लिश आपको आती है, लेकिन वहाँ आप हेल्पलेस आप फील करते हैं। सर ये गूगल ट्रांसलेटर की तो मदद? गूगल ट्रांसलेटर, देखिए मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं चूंकि 12 दिन के लिए गया जी, था, जी, जी। तो बहुत सारी जो चीनी ऐप हैं वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि हाँ। वो भी हम बात करेंगे कि वी चैट और जो जी, जी। व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट है जी। वो लेने के लिए भी वहाँ पर पूरी प्रक्रिया है। लेकिन अभी मैं बात करूँ तो गूगल या फिर व्हाट्सएप है या फिर आपका फेसबुक है, ये जी। चलाने में बहुत दिक्कत थी। मतलब वहाँ पर वो परमिटेड तो हैं, लेकिन वो आपको नॉर्मल जो नेटवर्क है उस पर नहीं चलेंगे। आपको VPN VPN, की हाँ। एप्लीकेशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो वो आपकी किस्मत है कि उस वक्त जब आप हेल्प मांग रहे हैं वो आपका इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इंटरनेट बहुत अच्छा है वहाँ पर, डेटा की सुविधा बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए हैं तो आप यूज टू भी हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें आपके पास भी हो जाएंगी। लेकिन चूंकि मुझे तो उनके सर्च इंजन की बजाय गूगल से ही करना था, तो वो गूगल पे कई बार जो है हेल्प मिल जाती है, ऐसा नहीं है। कई बार मैंने हेल्प ली है, लेकिन बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। आप कहें तो एक होटल का मेरा जो एक बहुत ही बताइए सर। बहुत ही फनी इंसिडेंट है। सर। हमने एक सिटी में गए, छोटी सिटी थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है उसका अभी। जी, जी सर। हाँ, वहाँ बहुत अच्छा होटल था। वहाँ पर हमने चेक इन किया। जी। चूँकि रात को ही पहुँचे थे तो भाई सो गए। तो रात को मैंने देखा कि वो जो बेसिन है उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है कहीं से। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने कि कहीं कोई वो हो, तो मुझसे नहीं हुआ वो। तो मैंने कोशिश की फ़ोन पर बताने की, तो उनको समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सुबह तक या तो अपने आप निकल जाएगा पानी या फिर सुबह देखेंगे। अब सुबह, चूंकि सुबह जल्दी निकलना था हमको, तो सुबह 6 बजे के आसपास मैं उठा तो देखा तो पानी वैसा का वैसा। मैंने कहा यार अब तो दिक्कत हो जाएगी, ब्रश करना है, ये सब जो है कैसे निकलेगा पानी। मैंने फिर फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने जो है वो फिर समझ में नहीं आया उनको। तो नेट देखा तो वो उसके वाईफाई से, मेरा होटल के वाईफाई से वो चल नहीं रहा था। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये रूम सर्विस वाले लोग आसपास रहते हैं तो मैं बाहर निकल करके देख लेता हूँ। ये लैंग्वेज वाली जो प्रॉब्लम है वो बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, और कुछ जो है आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, वो हो जाती हैं। तो मैं ऐसे ही अपना रात के कपड़ों में ही बाहर निकला। मैंने कि देखता हूँ कि यहीं कहीं कोई होगा होटल स्टाफ, तो मैं उससे बोल के करा लूँगा। 9th फ्लोर पर मेरा रूम था। ठीक है। बाहर निकला तो मुझे कोई दिखा नहीं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला वो दरवाज़ा रूम का बंद हो गया। कार्ड तो मैंने निकाला नहीं था, मैं तो बाहर ऐसे ही देखने गया था। और मेरा फ़ोन भी अंदर। अब मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने अब रिसेप्शन पर जा कर के ही मैं बोलता हूँ। तो रिसेप्शन पर अच्छा खासा होटल था, तो रिसेप्शन पर जो एक लड़की थी उनको मैंने समझाने की कोशिश की, वो उनको नहीं आया समझ में। अब मेरा मुद्दा चेंज हो चुका था कि अब वो बेसिन में पानी है वो मुद्दा नहीं था। अब तो ये था कि अंदर होटल में अंदर जाना है मुझे। अब मुझे फ़ोन भी नहीं मेरे पास, तो मैं उनको बहुत देर तक समझाने की कोशिश करता रहा, इंग्लिश में उनको बताया, नहीं आया। हाँ, फिर उसने कुछ टाइप करके मुझे अपने फ़ोन पर दिया वो इंग्लिश में, तो वो मुद्दा नहीं था जी। तो कुल मिलाकर के फिर उन्हीं को कुछ इंस्पिरेशन हुआ। उसने कहीं कुछ
पूछा कि आप इस पर टाइप कीजिए अच्छा, इंग्लिश में, वो भी उसको ट्रांसलेटर भी टाइप कुछ था। हाँ हाँ, उसकी भी एप्लीकेशन शायद इंग्लिश में चल नहीं रही होगी या जो भी होगी, वो इतनी देर से जूझ रही थी वो भी, तो उसने टाइप किया। तो मैंने फिर उस पर टाइप किया कि भाई मेरा रूम लॉक हो गया है और मेरा कार्ड अंदर ही है। तो क्या, तो उसने मुझे ऐसा हम दिखाया, वो बोला यू कैन गो, मतलब ऐसा इशारा किया कि हैगा। उसने फिर टाइप करके दिखाया कि मैंने किसी को डायरेक्टली वहाँ भेज दिया है, तो इस मुद्दे के लिए कि भाई आपका रूम ओपन हो जाएगा। लेकिन अब मुझे दूसरी चीज़ भी उसको समझानी थी जो नहीं समझ रही थी, कि जो लिफ्ट है उसमें ऊपर जाने के लिए भी मुझे लिफ्ट में कार्ड लगाना पड़ेगा, तब 9th फ्लोर प्रेस होगा। तो अगले 5 मिनट मेरे उसमें गए, और उसके बाद मैं गया ऊपर। उसने मुझे कार्ड यहीं से दे दिया, फिर किसी को भेज कार्ड दे दिया मैंने, ऊपर जा कर के अपना रूम ओपन किया। फिर मुझे ध्यान आया कि अब बेसिन वाला तो मुद्दा पेंडिंग ही है। तब फिर मैंने देखा, बहुत देर तक कोशिश करता रहा, VPN से मैंने अपना इंटरनेट कनेक्ट किया, और फिर मैंने उस पर टाइप किया कि मेरे बेसिन में पानी रुक गया है, किसी को भेज दीजिए, और उसको चाइनीज़ में अनुवाद करके, उसमें एक ऑडियो का ऑप्शन था, वो ऑडियो का ऑप्शन फ़ोन पर ले जा करके उसका, तो तब उनको समझ में आया और किसी को भेजा उन्होंने, फिर वो ठीक हुआ। तो कुल मिलाकर के ये है कि वहाँ आपको लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। सिर्फ इंग्लिश से आपका काम नहीं चलेगा, हिंदी तो आप भूल जाइए। हालांकि हिंदी भी पॉपुलर है वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में एक पॉपुलर सब्जेक्ट के तौर पर चल रही है। करीब 16 यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी पढ़ाई जा रही है। लेकिन आम जनजीवन में, चाइना बहुत बड़ा है, तो बीजिंग या शंघाई जैसे बड़े शहर हैं, वहाँ पर तो आपको इंग्लिश बोलने वाले या होटल में जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ है वो मिल जाएगा। लेकिन छोटे शहरों में आप जब जा रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, मतलब वो सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब एक के बाद एक। लेकिन वहाँ मैंने वो आजकल तो इतने ऐसे गैजेट्स आने लग गए हैं, इंटरनेट है, गूगल ने बहुत काम आसान कर दिया है। बाकी देशों में आप जाएंगे, यहाँ पर भी आप वहाँ का लोकल सिम लीजिए, और जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसके कराने के बाद आप वहाँ की ऐप वगैरह यूज़ करेंगे तो आसान है। मतलब जो गैजेट्स हैं उनकी वजह से आसान हो गया है, क्योंकि उसके बाद फिर हमको एक ऐसा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दिया था मोबाइल की तरह, जिस पर आप तुरंत जो है आप बोलिए, आप हिंदी में बोलिए, वो चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके उनको ऑडियो में ही बता देता था। तो वो गैजेट्स, वो वाला जो इंस्ट्रूमेंट था वो हमारे बहुत काम आया आगे। तो मतलब सर जो लैंग्वेज बैरियर है वो वहाँ बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको अपनी लैंग्वेज पर भरोसा है। वो सारी जो बड़े से बड़ा अफसर होगा वहाँ पर, वो आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते हो कि उसको इंग्लिश आती होगी। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि अरे IAS है, इसको अंग्रेज़ी नहीं आती। लेकिन वहाँ आपका उनको अपना गर्व है, बड़े अपनी लैंग्वेज पे गर्व है, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इस तरह से डेवलप किया है कि दुनिया की कौन सी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। आप कहते हैं कि हिंदी में डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो वो मैंड्रिन में कर रहे हैं, चाइनीज़ भाषा में कर रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम उन्होंने पूरा इकोसिस्टम वही है, और उस लैंग्वेज में वो हर काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब कुछ जो है वो उन्हीं की लैंग्वेज में है। ये है सर, ये आपने बताया ट्रेन और ये होटल में लैंग्वेज बैरियर। उसके बाद सर हम लोग आते हैं खाने पर। क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे अब रेडी टू कुक वाला जो पैकेट है वो आप लेके गए थे साथ में। हाँ, मैं लेके गया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मुझे जो साउथ कोरिया है उसका एक्सपीरियंस था। वहाँ मेरी 2 ट्रिप हुई थी, तो पहली ट्रिप में मैंने जो है वो एक्सपीरियंस लिया था। क्योंकि आप जब देखिए, जब आप टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हैं कहीं, तब तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, साउथ कोरिया की इस जगह पर इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, या चाइना में इंडियन टूरिस्ट आते हैं, या तो वहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं। लेकिन मुझे पता था कि मुझे जो है चाइना के इंटीरियर में कुछ शूट करना है, वीडियोस बनाने हैं, तो ये मुझे पहले से आभास था कि मुझे परेशानी आएगी, इसलिए मैंने वो रख लिया था। मेरा भी और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनके हिसाब से भी मैंने रख लिया था। हालांकि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन थे, तो शुरू के जो 2 दिन थे तो उसमें जो प्रॉब्लम फेस की कि जैसे ही बीजिंग में लैंड किए तो पहले दिन ही
वेजिटेरियन खाना नहीं मिला। जो मैकडोनल्ड था या फिर जो डोमिनोज था, तो मैकडॉनल्ड्स में भी कुछ कुछ वेज नहीं का कुछ था, ऑप्शन ही नहीं है? वेज का ऑप्शन नहीं था उनके पास। फिर वो एक फ्रेंच फ्राइज से काम चलाया डिनर में, पर फ्रेंच फ्राइज में मुझे डाउट ये था क्योंकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन जी। हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, मतलब सिर्फ नॉन वेज नहीं खाता हूँ इसलिए नहीं खाता हूँ, मतलब मैं नॉन वेज जो है वो अपनी प्लेट में भी नहीं रखता हूँ। समझ तो गया। हाँ, तो उस तरह का मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं भाई इनको किस तेल में फ्राई किया है आपने, क्योंकि वो तेल है पोक ऑयल है या कुछ फिश ऑयल भी हो सकता फिश है। ऑयल होता है। क्योंकि एक एक्सपीरियंस मेरा साउथ कोरिया का रहा था कि मैं खुश हो गया था कि मुझे कॉर्नफ्लेक्स मिल गए थे। हाँ, उन्होंने बोला कि दिस इज़ वेजिटेरियन, मैंने ले लिया और उसने डिस्क्रिप्शन देते देते मुझे बताया कि दिस इज़ फ्राइड इन पोक ऑयल। तो तो वो इसलिए मैं अपना संतुष्टि कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वेजिटेबल ऑयल में हमने किया है जी। तो हमने फिर वो फ्रेंच फ्राइज जो है वहाँ पर ली वहाँ पर। और कई जगह तो ये है कि उनको वेजिटेरियन का मतलब भी नहीं पता है स्टाफ को। अच्छा। हाँ, मतलब ये भी है, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ पर वो चलन ही ना हो जी, वहाँ पर आप उम्मीद करें तो मतलब ये आपकी गलती है, उनकी नहीं है। तो इसलिए मैं अपना जो है इंस्टेंट पोहा लेकर के गया था। तो नाश्ते में जो है जहाँ भी गर्म पानी मिले, जैसे ट्रेन में हमने तो गर्म पानी लेकर के पोहा बना करके खाया था वहीं कप में ही। जी। तो इस तरह की प्रॉब्लम थी। और फिर मैं तो दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और वेज पुलाव, वेज बिरयानी, ये तमाम सारी चीज़ें मैं लेकर के गया था। तो मेरा मतलब काम चल गया। और मैंने वहाँ का जो वेजिटेरियन फूड है उसमें से भी जो हरी सब्जियां हैं या है वो भी इंजॉय किया। लेकिन पेट मेरा जो है ना वो इंडियन खाने को जो होटल में मैं अंदर जाकर के खाता था उसी से ही मैंने अपना काम चलाया। तो ये एक प्रॉब्लम है, फूड की प्रॉब्लम है जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं उनको। जैसे कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एंजॉय किया, क्योंकि अगर वहाँ आपको पसंद नहीं आ रहा है, जैसे कि वो वहाँ बॉइल्ड फूड खाने का ज़्यादा है कि आप जो है चिकन भी खा रहे हैं तो उसकी जो डिशेस हैं वो बॉइल्ड चिकन से बनी हुई होती हैं, तो उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो वो फ्राइड तो हो सकती है वहाँ पर, अब वो डिमांड पर वो फ्राई करके दे देते थे, वो स्पाइसी करके दे देते थे। लेकिन अब उनके पास यदि ऑप्शन ही नहीं है तो वो कैसे उसको मैनेज करेंगे। इसलिए जो प्योर वेजिटेरियन मेरे जैसे लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। और सर ये जो नॉर्मल फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं इंडिया में, वो सारे वहाँ पे? हाँ, सारे वहाँ पर हैं। बनाना है, एप्पल है, वहाँ बेर जो हमारे यहाँ महाशिवरात्रि के आसपास आता है, हम पूजा वगैरह भी करते हैं, बेर का बड़ा चलन है और उसको जुजुबी बोलते हैं। जुजुबी? हाँ, और उसके बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट भी मैंने देखे। मतलब अच्छा जुजुबी से बना हुआ मिल्क? हाँ, नहीं, मिल्क में जुजुबी, जैसे कि हम ये नेचुरल पर सीताफल की आइसक्रीम या पपाया, पाइनएप्पल, इस तरह के जो खाते हैं ना फ्लेवर्ड जो हैं, उसमें मतलब उसका जो पल्प वगैरह है वो मिलता था। लेकिन वो जुजुबी जो है वो ड्राई करके भी मार्केट में मिलते हैं आपको। और टेस्ट हमारे बेर की तरह ही? हाँ, बेर की तरह, बेर ही है वो। अच्छा। हाँ, बेर ही है। तो वो बेर की प्रोसेसिंग भी हमने देखी वहाँ पर। फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती है, कोल्ड स्टोरेज में जमा किया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, वो ड्राई करके पैक करके उसको बेचा भी जाता है, मार्केट में मिलता भी है। तो बेर का बहुत प्रचलन है हमारे यहाँ। तो बेर को बड़ा उसको तो फलों में भी हम काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा के लिए आजकल इस्तेमाल करते हैं या फिर सीजनल में कभी आ गया तो खा लेते हैं। जी सर। तो वहाँ वो जुजुबी जो है बड़ा फेमस है। और दूध का चलन कितना है? दूध का चलन कंजम्पशन है इंडिया की तरह? या कंजम्पशन है दूध का कंजम्पशन है। डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत सारे होते हैं। मैंने डर के मारे उनको बता दिया था कि मैं वीगन हूँ। तो मुझे वो दूध भी नहीं देते थे। अब पनीर नहीं मिलता है, पनीर की जगह टोफू उनके यहाँ वो सोयाबीन का जो होता है तो फिर वो मुझे सोयाबीन का मिल्क और वो देते थे तो वो पिया नहीं जाता था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं वीगन हूँ लेकिन दूध ले लेता हूँ। तो वहाँ गाय की दूध वहाँ पे है, गाय बफेलोज वगैरह
या अब यार ये जो है ना वो पता करना मुश्किल है। हालांकि जो डेयरी प्रोडक्ट वगैरह हैं उसमें लेबल्स वगैरह से मेड फ्रॉम काउ मिल्क और ये वो सब जो है वो लिखा हुआ होता था। वो लेबल्स वगैरह सारा हाँ हाँ, proper है। लेबल्स वगैरह प्रॉपर थे। हाँ, लेकिन जो ग्रीन और रेड वाला जो है ना वो मुझे वहाँ नहीं दिखा। सबसे बड़ी मुश्किल वही थी। मतलब फूड की पैकेट में भी फूड नहीं, के पैकेट सुपरमार्केट में अगर जैसे हम देखते हैं तो नहीं नहीं नहीं, कहीं है ही नहीं ये वो है कॉन्सेप्ट। नहीं कि आप इसको वो कर लो कि भाई ये फर्क तो वेजिटेरियन। नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, कैसे कर पाएंगे आप? और जो यदि आप उसके इंग्रेडिएंट क्या लिस्ट पढ़ेंगे तो वो भी चाइनीज में है। तो वो गूगल ट्रांसलेटर करके करते थे, तो कभी वो कुछ बताता था, कभी कुछ बताता था। ये तो चैलेंज है। हाँ, चैलेंज तो है, मतलब एकदम प्योर वेजिटेरियन के लिए। हाँ हाँ, फूड चैलेंज है, मतलब मैं ये कहूँगा। लेकिन हाँ, अब इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह मिल रहे हैं, जैसे कि अब ईवू में हम पहुँचे थे जी। तो वहाँ पर तो हमको एक ऐसा रेस्टोरेंट मिला था जहाँ वो बिना प्याज लहसुन के खाना खिलाते हैं, चाइना में। चाइना में। और उस रेस्टोरेंट का नाम था पंडित जी रेस्टोरेंट, और बिना प्याज लहसुन के आप खाइए। फिर दूसरे रेस्टोरेंट थे जो प्योर वेज थे लेकिन लहसुन प्याज डालते हैं, वहाँ पर आपको क्रिस्पी कॉर्न से लेकर के आपको पनीर तूफानी, उन्होंने नाम भी ऐसे रख रखे हैं, पनीर तूफानी हैं, चीख चिल्ली नान, मतलब नान वो हरी मिर्च, हरी जो ग्रीन चिली है उसमें स्टफ्ड नान जो है बनाई थी, उसका नाम दिया उन्होंने चीख चिल्ली नान। और दाल मखनी। ओनर भी इंडियन ही थे। हाँ, ओनर इंडियन थे, इंडियन हैं, नेपाली हैं, पाकिस्तानी हैं, और शेफ वगैरह भी इधर से ही। हाँ, शेफ वगैरह सब वहीं से, वेटर शेफ ये वो सब जो है वहीं से। और हमने देखा कि वहाँ इंडियंस लोग आते हैं, क्योंकि ईवू वो सिटी है जहाँ से जो स्मॉल कमोडिटी का व्यापार होता है। तो इंडिया के बहुत सारे व्यापारी हैं, मतलब जो छोटे छोटे शहर हैं, मतलब राजस्थान से मुझे बहुत सारे लोग मिले जो बेसन गट्टा खाने आते थे, वहाँ बेसन गट्टा मिलता है वहाँ पर। बेसन गट्टा खाने। हाँ, इवन वो कहते हैं कि हमको तो यहाँ दाल बाटी चूरमा भी मिल जाता है, वो दाल बाटी चूरमा भी बनाते हैं। और जो एक नेपाली रेस्टोरेंट था उसमें उन्होंने हमको इंडियन चाय पिलाई जी। बहुत ज़बरदस्त चाय थी, तो टेस्ट बिल्कुल एकदम वही आपको। और कई चीज़ों में तो जो है वो क्रिस्पी कॉर्न मैंने खाया था, वो जो इंडियन स्टाइल में बनाते हैं, वो मुझे मतलब अब तक का सबसे मैंने बेस्ट वहीं खाया है। तो आप ऐसा कह सकते हैं जी। कि फिर वो टेस्ट जो है इंडियन टेस्ट है, और उसमें भी वो आप कह सकते हैं कई चीज़ें आपको पसंद आती हैं, तो बेटर भी मुझे वहाँ पर लगी। जी, सर हमारे प्रोड्यूसर। हाँ, एक चीज़ और कि वो दिवाली के पहले मैं गया था जी। तो वहाँ वो लक्ष्मी जी का पाना जिसको वो पूजन करते हैं ना, वो इंडिया मार्ट नाम की एक दुकान थी, उसमें ये सब भी मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है, लौंग, काली मिर्ची, जितने भी मसाला पत्ता ये वो सब जो है सब कुछ वहाँ पर मिल रहा था, सुपारी वगैरह सब हाँ, तो वहाँ तो आपको ऐसा बिल्कुल लगा नहीं। वो 4 दिन बहुत मौज में कटे हमने। अच्छा सर, हमारे प्रोड्यूसर संजय बता रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं एक्चुअली अच्छा, कि ग्रीन फूड जो होता है नॉर्मली हम लोग अगर ये यूएस वगैरह देते हैं सैलेड का बहुत ज़्यादा होता है वो, और चाइना में क्या ये है कल्चर? नहीं, बहुत ज़्यादा है। मतलब जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठते थे तो भले ही उसमें जो मांसाहारी जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो उसकी मात्रा ज़्यादा होती थी, लेकिन शुरुआत जो होती है वो सब्जियों से, अब मूली के पत्ते कच्चे हैं, कैबेज, मतलब जो बंद गोभी है, फूल गोभी है, उस तरह की जो उनका बहुत इस्तेमाल है, कैरेट है, या जो सब्ज़ी के जो पौधे होते हैं उनके तने जो हैं वो हैं, मूली है, उसको उबाल करके वो उनका एक फेमस डाइनिंग स्टाइल है हॉट पॉट क्या है सर? हॉट पॉट बोलते हैं। तो कोई स्पेशल मौके पर वो हॉट पॉट डिनर का आयोजन करते हैं, डिनर या लंच जो भी आप कह लें। तो वहाँ की जो डाइनिंग टेबल है ना उस पर आप देखेंगे कि एक दो लेवल होते हैं, एक आपके सामने है वो स्टेबल है, और एक इस तरह का ये जो कांच आप देख रहे हैं ना उस तरह का मूवेबल जो है राउंड घूमता रहता है। इंडिया में भी कई जगह है, लेकिन उनका स्टाइल है कि उस पर जो खाना जो है वो सर्विंग जो बोल रहे हैं वो रखे रहेंगे। और चूंकि हॉट पॉट का बहुत चलन है तो ज़्यादातर डाइनिंग टेबल जो है उसमें इंडक्शन जो गर्म करने वाली जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें फिटेड ही होता है। अच्छा, आपके टेबल पर ही। तो वहाँ आपने एक पॉट रख दिया जैसे स्टील का है या जो भी इंडक्शन कॉम्पेटिबल है,
और उसमें पानी डाल करके वो उबलता रहता है, आप सब्जियां डालिए, उसमें 2 मिनट में आपकी उबल जाएंगी, फिर उनको सॉसेज में मिक्स कीजिए और आप खा लीजिए। तो जो चीन का 25% जो डाइट का हिस्सा है वो ग्रीन है, मतलब जो फूल पत्ती या तने जो हैं वो ग्रीन है। उसके अलावा फिर वो जो भी नॉन वेज या जो भी उनका सी फूड है या जो है वो खाते हैं। अभी हम लोग न्यूज़ रूम में बैठे हुए थे और ऐसी ही बात चली कि, और अचानक एक बात ये उठी कि चाइनीज़ जो जनता होती है उनकी उम्र का जल्दी पता नहीं चलता है। तो मेरे ख्याल से ये खान पान ही है, खान पान जो है, स्किन जो उनकी ग्लो करती है। हालांकि इस बारे में भी बहुत वो होगा मैंने कि यार चाइना के लोगों की जो स्किन है वो बहुत ग्लो करती है, बहुत ही चमकदार होती है, मतलब इस तरह की जो सामान्य है, क्योंकि अब 10-12 दिन रहे थे तो आसपास लोगों से दोस्ती भी हो जाती है। तो इस तरह से तो उनका ये कहना था कि इंडिया के लोगों की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, नाक शार्प होती है। मैं कि नहीं, चीन के लोगों की जो है स्किन भी ग्लो करती है। तो वो इस फूड की वजह से ही है, उनकी फूड हैबिट में इस तरह की चीज़ें हैं। हम तो ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल ये कहते हैं, उनके खाने में बहुत कम है ये उसकी नॉर्मल डाइट में। और उनकी जो डाइट है, जो उनका कल्चर है, उसमें भी ये है कि वो भरपेट खाना नहीं खाते शायद, मतलब कुछ हिस्सा जो है वो पेट में छोड़ते हैं डाइजेशन के लिए जो भी है। हमारे यहाँ जैसे ओवर ईटिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है, यार आज ज़्यादा हो गया, रोज ही ज़्यादा हो जाता है, अच्छा लगा तो खा लिया, रोज ही ज़्यादा होता है। यार यार वो एक जो है वो दाल बच रही थी, तड़का दाल बहुत अच्छी थी तो ले लिया, तो एक रोटी ज़्यादा हो गई, वो रोज़ ही एक रोटी ज़्यादा हो जाती है। तो वो वहाँ मुझे लगता है कि ये मैंने फिर जो पढ़ा उसमें भी था कि चीनी अपनी डाइट में जो है, जैसे हमारे यहाँ भी पुरानी कहावतें हैं कि कम खा गम खा हाकिम हकीम के पास न जा। तो जो सिस्टम है, हाँ, इससे मुझे एक बात और ध्यान आई कि वहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है, ऑल्टरनेट मेडिसिन हम कहते हैं, तो उस तरह का भी चूँकि वो पुराने चीन से भी चला आ रहा है, तो उसकी भी बड़ी वो है कि वहाँ पर भी वैद्य जी और हकीम लोग हैं वहाँ पे होते हैं, मतलब मैंने पूछा है, मतलब ऐसे। और होम रेमेडीज भी कुछ होती हैं। हाँ, होम रेमेडीज ये वो सब जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ मुझे कई बातों में इंडियन कम्युनिटी से जो चाइनीज़ कम्युनिटी है वो पास में लगी, मतलब काफ़ी नज़दीक हैं कई आदतों में, कई कल्चर में। जैसे कि मैं बताऊं कि वो एक शादी मैंने वहाँ पर देखी। शादी क्या देखी, मैंने दुल्हन की विदाई देखी। मैंने उसका वीडियो भी बनाया था क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि वो दूल्हा दुल्हन को विदा करके दूल्हा ले जा रहा है होटल से, वो कार में बैठा है और वही ऐसा नहीं कि बैठे और चल दिए, वहाँ पर जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो इकट्ठे थे। फिर एक लेडी आकर के वो दुल्हन से गले लग करके बहुत देर तक रही। फिर हमने देखा कि वो तो फक फक करके रो रही हैं। तो मैंने पूछा फिर वहाँ पर, तो वो दुल्हन की माँ थी। तो बस बाबुल की दुआएं लेती जा, ये वाले गाने की कसर थी वहाँ पर। तो मैंने पूछा कि इस तरह के हमारे तो बॉलीवुड में बहुत इमोशनल सॉन्ग हैं बेटी की विदाई का, दुल्हन की विदाई को लेकर के। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ से ज़्यादा ही होंगे हमारे यहाँ। तो चाइनीज़ में भी वो जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, फैमिली ट्रेडिशन और फैमिली वैल्यूज़ वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, और ये उसका एक हिस्सा था। इस पर मेरे बहुत डिटेल्ड डिस्कशन वहाँ के लोगों के साथ हुआ कि भाई किस तरह से वहाँ दामाद को बहुत इज्जत मिलती है, दामाद को बड़ी इज्जत के नज़र से देखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पूजनीय होते हैं दामाद, उसी तरह से वहाँ मतलब वो पूजा, मतलब पैर पड़ने की बड़ी परंपरा ना हो जैसे भारत में कई जगह है, और शादी में तो खैर वो पैर पूजे ही जाते हैं, उस तरह की परंपरा ना हो। लेकिन जब से रिश्ता होता है और जब शादी होने के बाद भी जो है वो बड़ी उसकी खातिरदारी भी होती है, और उसको जो ससुराल में जो है वो इज़्ज़त भी बहुत मिलती है। और ये मैंने वहाँ जब मैं ईवू में गया था तो वहाँ मुझे एक नेपाली जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो उनकी पत्नी जो है चाइनीज़ हैं। अच्छा। उनकी एक लव स्टोरी है, उस पर भी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में उसको शामिल किया था। वो लव स्टोरी पर अगर टाइम रहा तो बात करेंगे, लेकिन जो उन्होंने बताया कि जब हमारी मुलाकात हुई थी
तो उसके बाद इन्होंने अपने घर पे बताया, मतलब लड़की ने अपनी चीनी फैमिली में बताया होगा कि भाई ऐसा ऐसा है, नेपाली लड़का है और उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो जो भी परेशानियाँ हुई होंगी सब सॉल्व हो गई। तो वो लड़की के चाचा बाकायदा इनसे मिलने आए, सब तलाश किया कि भाई लड़का क्या करता है, स्टेबल है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, और बाद में वो बता रहे थे कि अब इनसे ज़्यादा इज्जत मेरी है वहाँ पर। हाँ सर, जैसे कि अपने अगर देखें बिहार में तो जो दामाद उनको मेहमान करके बुलाते हाँ, हैं। मेहमान करके मेहमान आए हैं हाँ, ऐसा। मतलब इंडिया के अलग अलग हिस्से में वो नाम अलग अलग है, परंपरा अलग अलग है, लेकिन एक बात कॉमन है कि वो पूजनीय है, मतलब पूजनीय है। वो उसको इज्जत जो है आम आदमी से ज़्यादा मिलती है। तो ये कॉमन है दोनों जगह। एक कॉमन चीज़ ये मुझे वो दिखी, और फैमिली वैल्यूज, मतलब वो फैमिली में अच्छा, वहाँ न्यूक्लियर फैमिली का उतना चलन है या नहीं, शहरों में है? family का लेकिन शहरों में है, लेकिन जो है वो फैमिली ट्री, फैमिली आपस में कि जना पीढ़ी दर पीढ़ी उसको मानना, भले वो श्राद्ध नहीं करते हों लेकिन याद जरूर करते हैं। सर इसमें एक और भी चीज़ आ रहा है, फैमिली के साथ आ रहा है, प्लस जब चाइना की बात होती है तो टेक्नोलॉजी की भी बात हो जाती है। पर इंडिया में अभी ये बात चल रही है कि बच्चों के हाथ में फ़ोन बहुत अर्ली दे दिया जाता है। वहाँ आपको क्या देखने को मिला कि बच्चे फ्रेंडली हैं या एक लिमिटेड ही एक्सेस मिला हुआ, एक लिमिट एक्सेस? प्रॉब्लम तो वहाँ पर भी है, वहाँ पे भी है। हाँ, वो फ़ोन वाली जो प्रॉब्लम है वो क्योंकि नई जनरेशन है, फ़ोन है, चाइना के लोग भी जिस तरह से हम यहाँ रील बनाते हैं वहाँ पर भी वो बॉलीवुड गानों पर, टिकटॉक हमारे यहाँ तो बैन हो गया, लेकिन यहाँ का जो मटेरियल है ना वहाँ वो बहुत बिकता है। इंडियन गानों पर चाइनीज़ लड़कियाँ इतनी रील बनाती हैं और खूब मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, और इंडियन जो बॉलीवुड सॉन्ग्स जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। कई फिल्में जो है अब चूंकि पिछले 4-5 साल से तो थोड़ा सा चलन कम हुआ था, फिल्में वगैरह रिलीज़ नहीं हो रही थी दोनों एक दूसरे देशों में जी। उसके पहले दंगल के बारे में तो खैर सभी जानते ही हैं कि दंगल तो इंडिया में जितना, मतलब हिट की बात नहीं कर रहा हूँ, कमाई जितनी की उससे दोगुनी कमाई उसने चाइना में की थी। 3 इडियट्स है या फिर वो सीक्रेट सुपरस्टार है, वो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं चली सुपरस्टार, लेकिन वहाँ की वो हिट फिल्मों में एक है जी जी। और इसकी वजह भी वही है, जैसे दंगल के बारे में मैंने कहा, दंगल में ऐसा क्या था कि इतनी ही हिट हो गई कि वहाँ पर लोग देखने जा रहे हैं वहाँ पर, और वो हिंदी में ही रिलीज हुई थी चाइनीज़ टाइटल के साथ, सब टाइटल, हाँ सब टाइटल के साथ। तो वो लोगों ने कहा कि ये जो फैमिली वैल्यू है कि उसका पिता जो है कितना संघर्ष करता है अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको कामयाबी दिलाने के लिए, तो शायद ये बात जो है वो चाइनीज़ लोगों को ज़्यादा टच कर गई, मतलब टच कर गई, और इसलिए चाइनीज़ लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। सीक्रेट सुपरस्टार में भी वही था कि वो महिला कैसे जो है वो संघर्ष करती है वो लड़की, और वो सीक्रेट सुपरस्टार बन जाती है। मतलब एक आम आदमी का जो संघर्ष है वो शायद चाइनीज़ लोगों को ज़्यादा इन फिल्मों में पसंद आया। उसी तरह की फिल्में जो हैं वो हिट हुई हैं वहाँ पर। सर और एक और सवाल है, ये भी प्रोड्यूसर के, हमारे प्रोड्यूसर के थ्रू आ रहा है, वो ये सवाल है कि इंडिया रेस्टोरेंट में जाते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में, तो वो चाइनीज़ बोल के हमें खिलाते हैं, आपने वहाँ पे ऑथेंटिक चाइनीज़ खाया, कितना फ़र्क है? अब बहुत फ़र्क है, मतलब बहुत फ़र्क है, और ये मैंने चीनी लोगों से भी पूछा था, ठीक यही सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो चाइनीज़ इतना हिट है कि बेसिकली चीन तो भारत के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है, भले वो अच्छे मामले में हो या बुरे मामले में हो। मतलब उनका कोई प्रोडक्ट ख़राब निकल जाए तो उसके लिए भी चीन को दोष देंगे, हैं कुछ सस्ता मिल जाए तो भी कहेंगे कि यार ये चाइनीज़ माल है, सस्ता मिल गया। खाना खाएंगे तो चाउमीन जी, चाउमीन है आपका, वो कौन सा शेजवान सॉस है, ये सब जो सॉसेज जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में शामिल हो गए हैं। घर में भी बनता है चाइनीज़, रेस्टोरेंट में जाओगे तो कोई सा भी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट होगा लेकिन उसमें चाइनीज़ ज़रूर मिलेगा, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट होगा उसमें भी चाइनीज़ कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। तो ये बात मैंने उनसे कही कि भाई ये चाइनीज़ जो हमारे यहाँ भी चाउमीन और ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो खाई जाती हैं, फ्राइड राइस है, ये वो सब है, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बहुत अलग है, आपने उसको, वो इंडियन चाइनीज़ हो गया है। हमारे यहाँ ना तो इतना स्पाइस है, और नूडल्स हैं तो नूडल्स हमारे उसका हिस्सा हैं लेकिन उतना नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ पोहा है उसी तरह से वहाँ नूडल्स वगैरह हैं, लेकिन वहाँ पर वो हम तो नूडल्स खाते हैं लेकिन उसके साथ वो हरे पत्ते और ये सब नहीं खाते, वो लोग खाते हैं, वो खाते हैं नूडल्स के साथ ये वो।
तो हमारा जो चाइनीज़ है वो इंडियन वर्जन है, वो बहुत ही डिफरेंट है। उसको देसी बना दिया गया है। उसको देसी बना दिया गया उस टेस्ट के हिसाब से। इसलिए आप यदि वहाँ के नूडल खाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो टेस्ट नहीं है, पता मिर्च मसाला नहीं है इसमें। मिर्च मसाला ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं है। प्लस सर एक और भी चीज़ पूछना है, आप क्योंकि अब थोड़ा इस पे आते हैं कि आपकी विजिट भी थी, हमने वीडियो भी देखा कि वहाँ के ग्लास फैक्ट्रीज वगैरह में देखे कैसे कप वगैरह बनता है, उसका एक्सपीरियंस क्या था और वहाँ पे क्या लगा कि कैसा एक्सपोजर है वहाँ पे इन सब चीज़ों का? देखिए अगर एक चीज़ और है सर, एक चीज़ है, मतलब हम लोग हमेशा कहते हैं जिस जो अभी अभी कह रहे थे कि चाइनीज़ माल सस्ता होता है, तो एक ये कि चाइनीज़ की जो कॉस्टिंग है कम क्यों होती है, एक तो वो, और दूसरा ये कि वो हर चीज़ वहाँ कैसे बन जाता है? देखिए ये मैंने एक्सपीरियंस किया जी। जब मैं ईवू के मार्केट में गया जी। तो वहाँ पर किसी चीज़ के लिए ना नहीं थी। हर प्रोडक्ट वहाँ मिल रहा है, अगर वो नहीं मिल रहा है और आपकी इच्छा है कि वो प्रोडक्ट हो, जी। मेरे कस्टमर को वो चाहिए, तो बस आप उनको रिक्वायरमेंट बताइए, वो आपको बनाकर दे देंगे, वो ना नहीं करेंगे। जैसे कि मैं जब वहाँ था तो मेरे किसी इंडियन जानने वाले हैं, जी, जी। उनको पता चला उनको कोई एक ट्रांजिस्टर चाहिए था, रेडियो। जी। हाँ। लेकिन उन्होंने उसमें इतनी स्पेसिफिकेशन बता दी कि वो रेडियो हो इस साइज़ का हो, उसमें FM भी हो, उसमें ब्लूटूथ भी हो, बैटरी जो है वो डिटैचेबल हो कि अगर 2-3 साल बाद ख़राब हो गई तो दूसरी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका चूंकि रेडियो स्टेशन था तो वो एक ही फ्रिक्वेंसी हो उसमें। अच्छा, जिस फ्रीक्वेंसी में जिस उनका रेडियो frequency आता पर बस है, वही आया, ट्यून वही करने की आए। जरूरत ही नहीं। हाँ हाँ, ट्यून करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये कि उनकी रिक्वायरमेंट थी। ये उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जी। ऐसा मिल जाए कुछ। जी। तो हम गए तो वहाँ पर दिखा तो नॉर्मल रेडियो था, हाँ। ब्लूटूथ था उसमें, जी। और क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है तो हमने कहा कि भाई इसमें कितने स्टेशन है, बोले कि 10 स्टेशन तक इसमें चल सकते हैं। मैंने कहा नहीं, हमको एक चाहिए। बोले कि पहले तो समझ में नहीं आया क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि भाई एक कौन क्यों मांगेगा। तो बोले कि हाउ मैनी, मैंने कहा 1000 पीस। तो बोले कि ओके वी विल डू। तो कस्टमाइज करके वो बना कस्टमाइज करके आपको दे देंगे, उसके लिए मतलब उनके लिए ना नहीं है। तो जैसी रिक्वायरमेंट है और वैसी और ये टेक्नोलॉजी उनके पास है। जैसा दाम है वैसा काम भी है। मतलब आपको हर तरह का मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा। आपको जो है वो जो हम दीपावली पर लक्ष्मी जी के पोस्टर और जी, सब मिलते हैं, तो वो भी वहाँ पर से बन के आ रहे हैं। जो सॉफ्ट टॉय में गणेश जी हैं, या फिर हमारे स्टाइल का हाथी है, या जो भी है इंडियन टॉय मार्केट की जितनी ज़रूरत है, वो उस तरह का सारा मटेरियल वहाँ पर मिल रहा है। वो किचन के चाकू से लेकर के कढ़ाई, आपको कटोरी, चम्मच, वो सब वहाँ पर आपको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप वहाँ पर हो। इवन आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले सेक्शन में मैं गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चांदनी चौक के किसी कटरे में खड़ा हुआ हूँ। इंडियन हाँ, इंडियन स्टाइल का पूरी ज्वेलरी जो है वो वहाँ पर। तो एक चीज पूछा सर, ये ऑर्डर पे आता है या इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? मतलब ऑर्डर कोई देता होगा इंडिया से जाके, रिक्वायरमेंट बताता हाँ होगा? बिल्कुल। देखिए उनको एक तो इंडियन मार्केट पर अब रिसर्च हो गया है कि भाई इंडियन मार्केट में क्या चलता है, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया है। तो वो उस तरह का जो है मटेरियल, अब जैसे कि कुछ इंडियन जो ट्रेडर्स हैं हमको मिले, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो थे थोड़ा सा अलग था। वो मुंबई का कोई व्यापारी थे, वो अपने बेटे को लेकर के वहाँ आए हुए थे। तो हमने पूछा कि भाई यहाँ इंडियन स्टाइल का सामान मिल जाता है? बोले कि नहीं, इंडियन स्टाइल का तो आजकल इंडिया में ही बनने लग गया है। यहाँ पर आजकल जो नई ज़माने की लड़कियाँ हैं या जो कॉलेज गोइंग वो हैं, जो वेस्टर्न आउटफिट पहनती हैं और हैं, तो उनको जो है अब वो यूरोपियन स्टाइल की ज्वेलरी चाहिए होती है। वो ब्रेसलेट हों या फिर कान के हों, गले का हो, तो वो यूरोपियन स्टाइल की है। तो यहाँ जो है वो यूरोपियन स्टाइल का बहुत अच्छा माल मिलता है, तो हम ज़्यादातर अब उसी में ट्रेड कर रहे हैं। तो वो भी है कि वो वर्ल्ड मार्केट है, वहाँ से वो यूरोप का व्यापारी भी वहीं से आ रहा है। और ये एक और सरप्राइजिंग बात मैं बताऊं वहाँ पर, कि जैसे चंगवेलू जो इंडियन स्ट्रीट मैंने बताई थी वहाँ पर है, वहाँ करीब 1,500-2 हज़ार इंडियन रहते हैं वहाँ पर। तो उनमें से 90% लोग, 80 to 90% लोग जो हैं वो इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ या अफ्रीका ऐसे देशों में के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पर वो वहाँ के ऑर्डर लेते हैं। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, आप आइए,
यदि आप खुद जाना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे इंडियन व्यापारी हमको मिले, तो वो अपना सामान सिलेक्ट करके फिर जो भी एक्सपोर्टर है उसके थ्रू वो बुक कराते हैं और वो आपका सामान यहाँ पहुँच जाता है। तो इसी तरह से वो यूरोपियन मार्केट के लिए वहीं से वो फ़ोन पर ऑर्डर ले लेते हैं, वीडियो उनको दिखा देते हैं प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो जैसे कि मैंने ये रेडियो जो तलाश कर रहा था, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे और भी मिली कि एक हमारे साथी एक्सपोर्टर थे जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन्होंने बताया कि अभी हमने यूरोप में भी ये रेडियो जो है वो सप्लाई किया है रेट्रो स्टाइल का, जो पुराने टाइप के रेडियो आते हैं उस तरह का। तो मैंने कि वहाँ पर भी लोग रेडियो सुनते हैं। बोले कि नहीं, यूरोप के जो इंटीरियर इलाके हैं वहाँ पर ये रेट्रो रेडियो का बड़ा वो है, इसकी बड़ी डिमांड है वहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारे एक्सपीरियंस वहाँ पर आपको मार्केट में घूमने को मिलते हैं। और एक और वो जो मार्केट है, मतलब आप चाइना की ताकत देखिए और क्यों ताकत है उसको देखिए। मतलब ये एक बहुत ही निष्पक्ष होकर के सोचने की ज़रूरत है कि वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। वो जो मार्केट ईवू इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है जिसमें हम गए थे, उसमें करीब 70,000 दुकानें हैं और पूरा थोक का है। वहाँ पर आपको सिंगल पीस बहुत रेयरली मिलेगा, जो कहीं सैंपल में आया होगा, उसका माल बिक गया होगा, वो पड़ा होगा, तो वो आपको सैंपल में मिल जाएगा। वहाँ सारा थोक का काम होता है। और 70,000 दुकानें हैं, अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। आप 1 किलोमीटर तक चले जाइए, आपको खिलौने ही खिलौने मिलेंगे। और यदि आप किसी लेगिंग वाले सेक्शन में चले गए तो 1 किलोमीटर तक आप चले जाइए, वहाँ पर वो आपको लेगिंग, सॉक्स और मतलब अलग अलग वैरायटी के अलग अलग वैरायटी के अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग जो है वो कैटेगरी के वो आपको मिलेंगे। और जो वहाँ के जो अधिकारी थे उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आप एक दुकान पर 8 मिनट का टाइम देते हैं, एक शॉप पर आए, आप उन्हें 8 मिनट टाइम दिया, तो आपको पूरी जो दुकानें हैं वो घूमने में 460 दिन लगेंगे, मतलब 1.5 साल। तो इतना बड़ा जो है वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए हब है। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है और बायर है वो डायरेक्ट मिले हुए हैं वहाँ पर, वो मिल रहे हैं। और एक और बात जो मुझे लगा कि वहाँ की ख़ास बात है, वुमन एम्पावरमेंट। इन 70,000 दुकानों पर, मतलब मैं तो बहुत उसके 5 डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें 3 डिस्ट्रिक्ट में गया, और वो भी उनके भी कुछ छोटे छोटे ब्लॉक हैं, क्योंकि उतना टाइम है नहीं, 4 दिन में आप कितना घूम लेंगे। वहाँ पर गया 90 भी, मतलब मैं सेफ साइड में बोल रहा हूँ, 90% शॉप्स जो हैं वो महिलाएं चला रही हैं। वो महिलाएं वहाँ पर बैठती हैं और महिलाएं वर्किंग इतनी हैं। जो आपने मैं फैक्ट्री वाले उस पर आता हूँ, जो ग्लास फैक्ट्री थी, या फिर जो भी दूसरे भी कई हमने एस्टेब्लिशमेंट देखे, हाँ देखिए, उनमें जो है ज़्यादातर जो हैं वो महिलाएं हैं वर्कर, किसी भी लेवल पर हों। वो आप वो कांच का सामान जो बना रहे हैं, ढाल रहे हैं, उसमें भी है, उसमें 90% महिलाएं हैं। एक बार तो मैंने पूछा भी ऐसे ही लाइटर नोट, मैं ये पूछने में वाला था आपसे। मैंने लाइटर नोट पे पूछा कि यहाँ के जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? नहीं, वो लोग पुरुष भी काम करते हैं। आपको यहाँ महिलाएं दिख रही हैं क्योंकि आप उस स्पेसिफिक उससे देख रहे हैं, वरना पुरुष भी काम करते हैं। हालांकि हाउस होल्ड में भी, जैसे कि महिलाएं हमारे यहाँ घर में रह के काम करती हैं, वहाँ ये भी है कि पुरुष घर में बच्चे भी संभालते हैं, खाना भी बनाते हैं। मतलब ये है वहाँ पर, कोई उसमें उनको नहीं है। आप शॉप्स पे चले जाइए मार्केट में, आपको महिलाएं दिखेंगी, कोई सा भी काम हो। इवन ये तो बहुत ही मैं बताना आपको भूल गया, उसमें मेरे दिमाग में था कि इसको मैं डिस्कस करूँगा, कि जितने भी होटल्स में हम गए करीब 5 इन दिनों के दौरान 5-6 होटल्स में हमने चेक इन चेकआउट किया है। तो उन होटल्स में जो है वो 90 का 100% स्टाफ जो है वो महिलाओं का था। और हमारे यहाँ तो बड़ी शेडी जॉब मानी जाती है होटल्स में किसी महिला के लिए काम करना। लेकिन अगर मैं रात को 12-1 बजे भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पहुँचाने के लिए कोई लेडी स्टाफ ही वहाँ पर आएगी, उसमें कहीं कोई नहीं है। और ये इसलिए है कि वहाँ सेफ्टी, जो वुमन सेफ्टी के लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं।
जो सज़ा है, जो इम्प्लीमेंटेशन है कानून का, शायद वो सख्त है, या वहाँ की सोसाइटी को इस तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। और यही वजह है कि वहाँ वुमन एम्पावरमेंट है, वुमन उनकी इकोनॉमी में जो है वो कंधे से कंधा मिला करके कंट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए शायद यही उसकी सबसे बड़ी वजह है। और एजुकेशन भी मेरे ख्याल से उस तरह से हाँ, एजुकेशन भी उसी तरह से है सर। और एक चीज़ ये मनोरंजन के लिए, जैसे हम लोग होते हैं मनोरंजन के लिए कुछ, वहाँ पे अधिकतर लोग क्या करना पसंद करते हैं या क्या करते हैं नॉर्मल? देखिए, उसके पहले मैं बताऊं कि फिल्मों वगैरह में वहाँ का इंटरेस्ट है। ठीक है। मैं एक चीज़ और आपको, आप जैसे जैसे सवाल पूछ रहे हैं मुझे कुछ ना कुछ एक घटना याद आ जाती है। तो मैं हम जो है ना, मेरी कोशिश रहती थी कि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूं, और ख़ास तौर पर जो सड़क पर चौराहों पर जा कर के। तो मैं क्या करता था कि रोज़ रात को मैं निकल जाता था अपना स्ट्रीट पर घूमने के लिए। तो ऐसे ही एक लोकल मार्केट में मैं गया, तो वहाँ पर देखा मैंने कि लोग जा रहे हैं, एक म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ है और लोग डांस कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये कोई ग्रुप होगा, कोई सिखा रहे होंगे। तो मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि ये, बोले नहीं ये तो ट्रेडिशन है, यहाँ पर ये लोग घूमने आए हैं, आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, ये घूमने आए हैं। म्यूज़िक वहाँ पर बजता हुआ दिखा उनको और डांस करने लग गए सब एक साथ, कॉमन उसमें। और वो यही है कि भाई कोई म्यूज़िक सिस्टम ला के रख देता है, और वो जैसे कि वो फ्लैश मॉब जिस तरह का डांस होता है ना, उसी तरह से। और उसके बाद फिर मैंने कई और जगह भी देखा, किसी मॉल में आप जाओ तो जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है उसमें भी कोई मोबाइल पर स्पीकर पर कहीं कोई गाना लगा दे और डांस करने लग जाते हैं लोग। तो मतलब ये वो, और उस डांस का कोई नाम नहीं है, सिर्फ जैसे एरोबिक्स है या कुछ इस तरह का है, उस तरह का मुझे दिखा। और मैंने उनसे पूछा तो मैंने बोला नहीं, कोई नाम नहीं है। तो मैंने उसको नाम दिया था, मैंने कि दिस इज़ हैप्पीनेस डांस। तो वो खुशी मनाने के लिए वो है। तो मनोरंजन में भी पीछे नहीं है, वहाँ पर भी फिल्में और जो फिल्मों का है, सीरियल्स हैं, उनका बहुत क्रेज़ है। वहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अच्छी खासी है, वहाँ पर भी उनके भी फिल्म स्टार्स वगैरह सब होते हैं, और उनके पीछे क्रेज़ी भी हैं लोग। और रील्स और इसमें जिस तरह से भारत के लोग उलझे हुए हैं, चाइना भी उलझा हुआ है। जी सर, आखिरी के और दो सवाल सर। एक ये कि वहाँ पर योगा और स्पोर्ट्स की रिगार्डिंग क्या है, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव पे देखें तो ओलंपिक में जिस तरह के रिजल्ट्स दिखाते हैं वो लोग, हम लोग भी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उनके जो रहता है हमेशा टॉप 3 में रहते हैं वो लोग। तो वो उस एंगल से देखा जाए तो क्या माइंडसेट है उनका, कैसे वो लोग उसको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और दूसरा योगा के प्रति क्या रुझान है वहाँ पे? इस पर मुझे लगता है कि चाइना से सीखना चाहिए हम लोगों को। मतलब मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैंने वहाँ पर महसूस की जब मैं सड़कों पर निकलता था। तो बहुत सारे बच्चे जो बाइक है ना, वो लेकर के जाते थे। उन्होंने हमारे साथ सेल्फी और ये सब भी क्लिक कराई। हाँ, तो हमने उनसे बात की थी कि लोग कहाँ से आते हैं, मतलब कहाँ, मतलब एक साथ बच्चों के झुंड निकल रहे हैं। हमने 1-2 दिन नोटिस किया, और जब उनसे इंटरेक्शन हुआ, जैसे इशारों में बात हुई, तो वो उसमें ये है कि बच्चे शुरू से ही स्पोर्ट्स में हैं। मतलब आप पढ़ाई के साथ उनका जो एक मेन फोकस है वो स्पोर्ट्स में है। लोकल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। मतलब जो मेरे ख्याल से प्राइमरीज में भी होते होंगे, वो भी माँ बाप उनको जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में छोड़ करके आते हैं, या उनसे किसी न किसी स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं, या उससे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मुझे ये महसूस हुआ वहाँ पर कि बच्चों का इंक्लिनेशन शुरू से ही स्पोर्ट्स की ओर है, और इसमें उनके जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उनका योगदान है। और सरकार ने भी मेरे ख्याल से फैसिलिटी दे रखी होगी, इसलिए इतने सारे जो चीज़ें हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तभी तो वो जा पा रहे हैं वहाँ पर। तो बहुत बिगनिंग से स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो चीनी लोगों की ज़िंदगी में शामिल हो जाता है, और शायद यही वजह है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर वो कर रहे हैं। और योगा के प्रति रुझान?
योगा के प्रति बहुत रुझान है। योगा के बारे में लोग वहाँ पर बात भी करते हैं और बहुत सारे इंडियंस टीचर्स हैं वो वहाँ पर योगा के लिए, बल्कि योगा के लिए तो फिक्स सैलरीज वगैरह भी हैं उनकी कि आपने ये डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी, 12,000 युआन मिल जाएंगे या 18,000 युआन मिल जाएंगे या 20,000 युआन तक की भी सैलरी मैंने पूछा था लोगों से वहाँ पर। तो वो योगा टीचर की बहुत डिमांड है वहाँ पर, इंडियन योगा टीचर की, क्योंकि लोगों के बीच में योगा को लेकर के रुझान बहुत है और योगा को चीन के लोग बहुत पसंद करते हैं। जी सर, अगर आपसे ये पूछना चाहे 3 ऐसी चीज़ें जिसको देखकर आप थोड़े चकित हुए या आप खुश भी हुए, वो कौन सी चीज़ें होंगी ये आपकी चाइना विजिट? देखिए, एक तो मुझे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा, आपको बताया कि एक जो शुरुआत में ही हमने बात की थी कि पुलिस की प्रेजेंस जो है ना मुझे बहुत कम दिखी। जी। तो उसमें वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग जो है ट्रैफिक लाइट जंप नहीं करते, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जंप करते हुए। वो देखते हैं। इसमें भी जो है इंडियन शीट भी मुझे दिखी वहाँ पर टॉयलेट की। अच्छा। तो इंडियन से बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं उनकी, भले ही वो जो है ट्रैफिक लाइट वायलेशन हो या फिर एक और चीज़ जो मुझे दिखी जिसका जिक्र ज़रूरी है कि वहाँ लोग स्मोक बहुत करते हैं, जो एक बुरी आदत में शामिल है। और वो चाय जहाँ खड़े होकर के स्मोक करने लगते हैं, मतलब वो होटल की लॉबी है या सड़क का कोई किनारा है, इवन जो रेलवेज़ के प्लेटफॉर्म हैं, तो रेलवेज़ की हमने इतनी तारीफ़ की वहाँ की कि इतना अच्छा सिस्टम है, लेकिन एक ये है कि कोई भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के जो है वो स्मोक करने लगता है, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो स्मोकिंग की वही है। और ये बात का जिक्र मैंने वहाँ जो स्थानीय लोग थे, जानकार लोग थे, उनसे भी पूछा कि भाई ये लोग स्मोक क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है यहाँ का वेदर कुछ इस तरह का हो कि ठंड ज़्यादा पड़ती है तो उसमें लोग स्मोक करते हों। लेकिन मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो कम से कम इस मामले में तो अब अवेयरनेस आ रही है, किसी पब्लिक प्लेस पर कोई स्मोक कर रहा है तो टोक देगा कोई, या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह इस पर तो बिल्कुल बैन है, आपको फाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। होटल्स में जो है आप होटल की लॉबी वगैरह है उसमें नहीं कर सकते, स्पेसिफिक स्मोकिंग जोन बना दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये छोटे शहरों में देख रहे हैं, बड़े शहरों में अब जो है आदतें चीनी लोगों की बदल रही हैं कि वो इस तरह से वो नहीं करते हैं। लेकिन यह है कि ये एक उसमें शामिल है। तो पहला तो टेक्नोलॉजी हुआ जिसने मुझे इम्प्रेस किया कि वो टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करते हैं और जो चीज़ें जिसमें बहुत सारा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है वो डिसिप्लिन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी एक बात है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भसड़ नहीं है। कैसे? मतलब कि वो वहाँ के लोग जो है ना काम से काम मतलब रखते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते हैं। देखा कि सुबह 7 बजे तो नाश्ता करके जो है लोग अपने काम पर निकल जाते हैं, 12 बजे अपना जो है वो लंच कर लेते हैं, शाम को 5-6 बजे जो है डिनर कर लेते हैं और उनके लिए मनी ही सब कुछ है। जो आपका जो बाकी सारी चीज़ें हैं जो इंडियन लोग जिसमें अपना टाइम खर्च करते हैं या करते हैं, उसके बजाय वो काम पर बैठकी कम करते हैं। हाँ, बैठकी कम करते हैं। बैठकी कम करते हैं और अपने काम से काम वहाँ ये है। आपको जो है बुजुर्ग लोग जो हैं वो भी काम करते हुए देखेंगे। हालांकि ये हो सकता है, मतलब सुनने में आता है, बहुत सारी रिसर्च भी है कि चीन बूढ़ा हो रहा है, जवान पॉपुलेशन कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ जो देखी कि वो काम पर फोकस करेगा वहाँ का आदमी और फालतू की चीज़ों में नहीं उलझता है। तो एक ये चीज़ जो है वो मुझे। तीसरा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि लोगों को आप सुविधा दोगे तो आधी उनकी समस्याएं वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। हर शहर जो है, छोटे से छोटा जो शहर है वो नीट एंड क्लीन है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, आपको चीज़ों की, आपको सर्विसेज की उपलब्धता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी से समस्याएं ख़त्म कर दो तो फिर आदमी की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मतलब
या एक और जो इसके एडिशनल चीज़ है जो देखने की नहीं फील करने की चीज़ है, वो ये है कि चीनी लोग अपने कल्चर के प्रति भी अवेयर हैं और बहुत सारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं जिसमें एक फैमिली वैल्यू भी शामिल है, वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। जी सर, एक फाइनल आपसे वर्डिक्ट चाहिए। अच्छा 10 में से कितने नंबर आप चाइना विजिट के लिए देते हैं और प्लस कितना आप रिकमेंड करेंगे? मतलब 10 में से अगर रिकमेंडेशन है कि चाइना अगर की कोई प्लान कर रहा है एज अ टूरिस्ट ही, और उनके लिए क्या सलाह है कि और जो एक्सपीरियंसेस आप उसके हिसाब से कि क्या प्रिपेयर करके जाएं तो और भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं? देखिए 10 में से मैं दूंगा 9 नंबर। जी 10 में से 9 नंबर दूंगा क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट जो विजिट है वो बहुत अच्छी रही, मेरे एक्सपीरियंस अच्छे रहे। जो फूड वाला एक था तो उसमें वहाँ के लोगों की गलती नहीं थी, ये मेरी फूड हैबिट है। और वहाँ का वेजिटेरियन भी यदि आप नहीं खा पाए तो ये आपकी प्रॉब्लम है, वहाँ की नहीं है। दूसरा जो है एज अ टूरिस्ट आप जा रहे हैं और फूड प्रेफरेंसेस आपके फूड के मामले में आप चूज़ी हैं, तो आपके लिए जो है चाइना विजिट के 6 नंबर रहेंगे। कि आप सोच समझ करके जाइए, चूज़ी हैं आप। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटल हैं और वाकई कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं तो आप जाइए, आपको चीन ज़रूर जाना चाहिए। और 10 में से 8 नंबर हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस देखे नहीं हैं। अगर मैं देख लूँगा टूरिस्ट प्लेस, वहाँ की सीनरी, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो टूरिज़्म के लिहाज से चाइना एक अच्छी जगह है। और घूमने के लिहाज से, एक्सपीरियंस करने के लिहाज से, कुछ नया देखने के लिहाज से, क्योंकि ये देखना भी हमको चाहिए। आपको अपना दिमाग खोलने के लिए ये ज़रूर वहाँ जा कर के देखना चाहिए कि वर्क कल्चर कैसे चेंज होता है। अब उसमें बहुत सारे तर्क हो सकते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ नहीं है, ये एक अलग बहस है। लेकिन एक सोसाइटी कैसे चेंज होती है, एक सोसाइटी कैसे डेवलप हो रही है, उसका वर्क कल्चर कैसे फाइन ट्यून हुआ है, क्योंकि पिछले 30-35 सालों में जो है वो चीन बहुत आगे निकल गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप एक्सप्लोर करते हैं खुले मन से। और भाई आप घूमने जाते हैं तो आपके मन में ये रहता है ना कि सारी सुविधाएं आपको मिले, तो अगर उस लिहाज से जा रहे हैं तब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर आप एज अ टूरिस्ट करना चाहते हैं, तो चीन बहुत बढ़िया जगह है। जी सर, इसी नोट पे आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। आपका समय, आप क्योंकि आप मैनेज करते हो पूरी टीम को, तो बहुत बहुत। और प्लस एक चीज़ और पूछना है, वहाँ से आप क्या कुछ लेके आए थे? ऐसा हम कहीं का प्रतीक होता है ना, कहीं से लेके आते हैं हम, तो आप क्या कुछ लेके आए थे? देखिए वहाँ से मैं जो है उनका एक जो लायन था, जैसे कि हमारे यहाँ मेक इन इंडिया का है, यहाँ हमारा वो है, वहाँ के हर उसमें जो है एक शेर है, मतलब खुले मुंह वाला एक शेर है। और हालांकि वो हमारे जैसा नहीं है, वो भी चाइनीज वो उस तरह का दिखता है। तो वो उसको बड़ा शोभ और जिसको बोलते हैं ना कि काम करने के लिए प्रेरित करने वाला को बचा गया, और एग्रेशन वाला जो है, तो वो मैं कुछ सोवेनियर वो लेकर के आया। लोग अमेरिका यूरोप जाते हैं, चॉकलेट मंगाते हैं, कोई विदेश जाता है चॉकलेट मंगाता, मेरे पास भी बहुत डिमांड थी। लेकिन चूंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और ये मेरे मन में डाउट था, मतलब चीनी लोग माफ़ करें मुझे मैंने उनको बता दिया था। तो वहाँ मुझे एक बड़ा अच्छी चीज़ मिली, तो मैंने कि मैं लेके जाऊँगा, चाइनीज़ एप्रिकॉट वहाँ पर था, जो फल जो है, तो वो मैंने ढेर सारे लिए थे। और मैं जब यहाँ आया तो अपने ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों को खिलाया, आपको भी खिलाऊंगा, मेरे पास रखा हो अभी। तो फोटोग्राफ वो लेकर के आया तो यही सारी चीज़ें। बाकी तो फिर जो आपके टॉयज़ हैं, एक ड्रोन मैं वहाँ से लेकर के आया। ड्रोन का बड़ा कल्चर है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, ड्रोन बड़े सस्ते सस्ते वहाँ पर मिलते हैं, हर क्वालिटी का मिल रहा था, तो मैं भी एक ड्रोन वहाँ से लेकर के आया। और कुछ जो हैं जैसे वो चॉपस्टिक्स जो हैं, हाँ चॉपस्टिक्स भी मैं लेकर के आया था वहाँ से।
तो सर आप वहाँ पे मतलब प्रिपेयर मैंने होके गए थे? उन लोगों ने मेरा एक वीडियो ही बनाया था कि मैं खा नहीं पा रहा था वहाँ बैठ करके। मैंने तो बहुत अब कोशिश- अब तो सीख गए होंगे? नहीं, मैं अब अभी भी नहीं सीख पाया हूँ। अब मुझे लगता है कि कुछ और दिन मुझे रहना पड़ेगा वहाँ पर इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। सर। और मुझे अच्छा लगा कि जी सर। मुझे लगा कि मैंने 10 दिन में कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस ले लिया है। नहीं सर, नहीं तो बहुत कुछ जानने को मिला। और तो अभी के लिए इतना ही। आप मुझे देख रहे थे, मैं हूँ आकाश, मेरे साथ डॉक्टर कपिल शर्मा जी हैं, जो ये हैंडल करते हैं पूरी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और हम जल्द मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।